So good evening, guys. Am I audible to all of you? Am I audible? Right. तो let's start with the first class of FDP. ठीक है, हम सबको पता है कि this is an orientation session on finance data professional certification. तो आज के सेशन में मैं क्या चीजें कवर करने वाला हूँ? Basically, I will navigate through the curriculum कि हम FDP में क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है कि हम बुक्स को कैसे रेफर करेंगे, हम लोग कौन सा क्वेश्चन बैंक यूज करेंगे, उसके अलावा हमारी क्लासेस किस फ्रीक्वेंसी में होंगी, क्लासेस कैसे अपलोड होंगी, हम लोग कम्युनिकेशन आपस में कैसे करेंगे, हम लोग कोई क्या ग्रुप एक्टिविटी करेंगे कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें मैं इस सेशन में एड्रेस करने वाला हूँ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ यू। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं बाद में, या जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो लोग समझेंगे कि बेसिकली एफडीपी में आप क्या पढ़ने वाले हो एंड किस तरह का करिकुलम है। अगर आपको वो सूट करेगा तो आप उसको ज्वाइन करोगे, वरना मे बी यू कैन टेक द ऑल्टरनेटिव डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग सम अदर कोर्स, राइट। तो अब वैसे बहुत डिफिकल्ट है करिकुलम को पूरा नेविगेट करके बताना डे वन पे, बिकॉज आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े नहीं है, कभी सुने नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी फाइनेंस में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग सीए कर रहे हैं, सीएफए कर रहे हैं, एफआरएम कर रहे हैं, एक्चुअरीज कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत डिफिकल्ट है डे वन पे कम्युनिकेट करना, बिकॉज यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दोज थिंग्स। बट स्टिल व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली गिव यू अ माइंड मैप ऑफ द एंटायर करिकुलम। मैं आपको एक माइंड मैप दे दूंगा कि हाँ क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए थोड़ा सा कि यस ये पूरा सिलेबस है, एंड इस सिलेबस में इतना बेसिकली विड्थ है यू कैन से, और इतना डेप्थ है, कितना डिटेल्स में हर एक टॉपिक दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे जो प्राइमर सेशंस हैं, जो मैथ्स का प्राइमर है, स्टैट्स का प्राइमर है, उसको कैसे यूज करना है, एक्सेल को कैसे यूज करना है, पाइथन को कैसे यूज करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस सबके मन में है, वो सारा मैं इस सेशन में एड्रेस कर दूंगा। ये जो सेशन हो रहा है इट्स पार्ट ऑफ एफडीपी इंग्लिश, ठीक है। हमारे एफडीपी के दो बैचेस हैं, एक है प्योर इंग्लिश बैच और एक है इंग्लिश बैच। ये जो सेशन आज हो रहा है ऑब्वियसली इट्स इन इंग्लिश, तो ये इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर आपको दिखेगा वेबसाइट के अंदर, राइट। नाउ एफडीपी नाम आपको बताइए, फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल। डेटा साइंस तो आप कितने सालों से सुन रहे हो, काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है आप बोल सकते हो, बट फाइनेंस में डेटा साइंस कैसे वर्क करता है, ये सर्टिफिकेशन उसके ऊपर डेडिकेटेडली फोकस करता है, राइट। फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल। तो सर्टिफिकेशन कौन ऑफर कर रहा है? सीएआईए ऑफर कर रही है। सीएआईए ने एक अलग से पूरा यूनिट बनाया है, एफडीपी वो ऑफर कर रहे हैं। तो आई कैन से कि हाँ ये सीएआईए का सर्टिफिकेशन है, राइट। नाउ एफडीपी के करिकुलम में अराउंड 9 सेक्शंस है, और आई वुड से 9.5 सेक्शंस है, जैसे आप देख पा रहे हो एक्सेल शीट पे। यहाँ पर मैंने टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 करके ऐसे 9 सेक्शंस बनाए हैं, और जो 9th सेक्शन है उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट रखे हैं, तो एक तरह से यू कैन से 9.5 सेक्शंस है, या आप 9 सेक्शंस मान के चलो। और सारे चैप्टर्स का समरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो अराउंड 109 चैप्टर्स है, 109 चैप्टर्स। अब ऑब्वियसली मैं आपको 109 चैप्टर्स में क्या क्या चीजें कवर्ड है वो तो नहीं बता सकता डे वन पे, बट आई कैन गिव यू एन ओवरव्यू कि ये जो 9 सेक्शंस है वो किसके बारे में है, मतलब हर एक सेक्शन किस चीज से डील करता है, तो वही अपने पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपने लॉजिस्टिक्स पे जाएंगे कि वेबसाइट कैसे यूज करना है, क्लासेस कैसे होगा, बुक्स कैसे मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक कैसे मिलेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। हमारा हैबिट है पढ़ने का हमेशा से, इनफैक्ट मेरा जो टीचिंग स्टाइल है कि कुछ ना कुछ अपने लिखते हैं क्लास में, तभी मजा आता है, एक फीलिंग आती है कि हाँ वो क्लास में जाके ये सब चीजें की थी, अगर आप उसको बाद में पढ़ते हो तो। अदरवाइज कुछ फीलिंग नहीं आती, कुछ याद नहीं रहता कि क्या चीज की थी। तो आज के सेशन में भी मैं लिखवाने वाला हूँ, थोड़ा सा डिक्टेशन रहेगा, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं सबको लिखना चाहिए। एक ओवरव्यू मैं करिकुलम का आपको दे दूंगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रहा है डेटा प्रोफेशनल का। इसका मतलब आप कुछ डेटा लेके चल रहे हो, एंड वो डेटा के बेसिस पे आप कुछ मॉडल्स बनाने वाले हो, राइट। फाइनेंस ओरिएंटेड। हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है ना, एक स्टूडेंट, वो कैसे सीखता है, एक तो उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, एक्सप्लिसिट नॉलेज,
और उसके अलावा उसके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उससे वो बच्चा सीखता है, राइट। उसी तरह से एक जो मशीन है, मशीन उसको कुछ प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ एल्गोरिदम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सप्लिसिट नॉलेज। और उसके अलावा मशीन जो है वो डेटा से एक्सपीरियंस करके अपने आप सीखेगा, इसीलिए मशीन लर्निंग बोलते हैं इसको, मशीन लर्निंग, राइट। नाउ तो मैं अपना करिकुलम का ओवरव्यू स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो साथ में। बेसिकली सबसे पहले एक कस्टमर होता है, ठीक है। हम लोग हर एक चीज में कस्टमर है। अगर हम ट्विटर को यूज करते हैं तो हम कस्टमर है, हम लोग मनी कंट्रोल को यूज करते हैं तो एज अ कस्टमर यूज करते हैं। एक कस्टमर का डेटा एक जगह पे ओरिजिनेट होता है जिसको हम सोर्स बोलते हैं, ठीक है। आपको मेरे साथ लिखना है इसको, बिकॉज इससे आपको क्लैरिटी आएगी। मैं सारे टॉपिक्स का आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। एक सोर्स है जहां पे डेटा पहली बारी इकट्ठा होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे आप बताओ एग्जांपल, मनी कंट्रोल में जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, मनी कंट्रोल में जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उसका डेटा मनी कंट्रोल पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। आप इतना सारा डेटा अपना फीड करते हो, अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एज, किसी ना किसी एप्लीकेशन में, तो वो एप्लीकेशन में डेटा फीड होता है, राइट। तो एक सोर्स होता है, अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग इट इज अ सिंगल सोर्स, अलग अलग चीजों के अलग अलग सोर्स है, बट हर एक चीज का एक बेसिकली सोर्स रहेगा जहां पे वो डेटा कलेक्ट होता है, राइट। कोई और एग्जांपल दो प्लीज चैट बॉक्स में, कोई और एग्जांपल। एक्सचेंज, जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसका डेटा एनएससी के पास इकट्ठा होता है, जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसका डेटा एनएससी के पास इकट्ठा होता है, राइट। या आई कैन से जो ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स उनके पास भी डेटा कलेक्ट होता होगा कि कितना किसका कैपिटल है, कितना एज है हर एक इन्वेस्टर का, ठीक है। उसने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कितने लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, कितने लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं। तो एक डेटा कहाँ कलेक्ट हो रहा है, वो एक ब्रोकर के पास कलेक्ट हो रहा है। देयर इज अ सोर्स। हम लोग फेसबुक पे कमेंट करते हैं तो डेटा कहाँ इकट्ठा हो रहा है, फेसबुक पे इकट्ठा हो रहा है। ट्विटर पे लोग ट्वीट्स करते हैं, वो कहाँ पे आ रहा है, ट्विटर पे आ रहा है, राइट। तो और जैसे मैंने बोला ट्रेडिंग का जो भी डेटा है वो एक्सचेंज के पास आता है या ब्रोकर्स के पास आता है। ऐसे हर एक डेटा का एक सोर्स होता है जहां पे वो डेटा इकट्ठा होगा। अलग अलग डोमेन्स के अलग अलग सोर्सेज होंगे, बट यस देयर विल बी सम सोर्स जहां पे डेटा कलेक्ट होता है। नाउ ये सोर्स, सपोज मैं ट्विटर की बात करता हूं, ये सोर्स क्या करेगा, डेटा आगे पास ऑन करता है टू डेटा वेंडर्स। कुछ डेटा वेंडर्स होते हैं, डेटा वेंडर्स को ये डेटा पास किया जाएगा। जो बेसिकली क्या करेंगे डेटा वेंडर्स, इस डेटा को और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, राइट। अब जैसे सपोज ट्वीट्स का डेटा है तो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आएंगे डेटा वेंडर्स। या कोई और ले लो, आप सिंपल ले लो एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा कहीं पे कलेक्ट होता है, एक सोर्स है, बट जो डेटा वेंडर्स है उसको और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्क्रीनर, स्क्रीनर क्या है, डेटा वेंडर है ना, राइट। स्क्रीनर क्या है, डेटा वेंडर। तो एक सोर्स से डेटा पास ऑन किया जाता है डेटा वेंडर को, जो डेटा को बेसिकली रिफाइन करेगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करेगा। उनके पास कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जिनके थ्रू वो अपने डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करके आगे क्लाइंट्स को पास ऑन कर पाएंगे। डेटा वेंडर्स आगे क्या करेंगे, डेटा वेंडर्स ये डेटा आगे पास करेंगे फर्म्स को। फर्म्स को बोल लो या इंस्टीट्यूशंस को बोल लो, सपोज आई से फर्म्स, फर्म्स बोल लो और से इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में कौन आ गया, कोई भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशंस में कौन आ गया, कोई भी हो सकता है। सपोज अपना हेज फंड कोई डेटा ले रहा है या म्यूचुअल फंड्स डेटा ले रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे फर्म्स या कोई और फर्म भी हो सकती है, कोई बैंक हो गया, बैंक इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। बैंक डेटा ले रहा है डेटा वेंडर से। डेटा वेंडर का मुझे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दो इंडिया में। इंडिया में डेटा वेंडर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको पता है, वो लोग रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, एक्सीलेंट सचिन, मूडीज, एसएनपी, वो लोग तो डेटा वेंडर्स ही हैं, राइट। मूडी एसएनपी क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है आगे बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है डेटा वेंडर्स के। तो ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा फर्म्स को या इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो सोर्स का एग्जांपल आपको समझ में आ गया, आपको डेटा वेंडर्स का एग्जांपल समझ में आ गया। एक मैंने स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया, जैसे कि
स्क्रीनर हो गया, एक मैंने एग्जांपल दिया मूडीज, S&P, ये सारे तो क्या है, डेटा वेंडर्स ही हैं। वैसे रेटिंग प्रोवाइड करते हैं नो डाउट, बट उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है डेटा प्रोवाइड करना। ठीक है, तो फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस को वो डेटा पास किया जाएगा। अच्छा, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे उसका, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे जल्दी से बताओ। वो लोग उस डेटा को यूज करके मॉडल्स बनाएंगे, राइट? वो लोग डेटा को यूज करके मॉडल्स बनाएंगे, और वो मॉडल्स अलग अलग यूज के लिए होंगे। कुछ होंगे सेल्फ यूज के लिए, कुछ वो आगे कस्टमर्स को देंगे, कस्टमर ताकि डायरेक्टली उसको यूज करे, या कुछ मॉडल्स वो बनाएंगे रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए। तो आई कैन से फॉर सेल्फ एनालिसिस या फॉर सेल्फ डिसीजन मेकिंग, फॉर कस्टमर यूज, या फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस। और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं, बट ब्रॉडली ये तीन काम के लिए मॉडल्स को यूज किया जाएगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस, राइट? नाउ हमारा जो पहला टॉपिक है ना, टॉपिक 1, जो मैंने एक्सेल शीट आपको दिखाई थी, उसमें टॉपिक 1 में जो रीडिंग्स है वो जनरली फोकस्ड है ऑन वेंडर्स। आप कल को एफडीपी पढ़ने के बाद या तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे जो इस डेटा को यूज करके मॉडल्स बनाएगा, या आप डेटा वेंडर्स वाली फर्म से भी जा सकते हो जो डेटा प्रोवाइड करती हैं। अब जो डेटा वेंडर है, मुझे बताओ, क्या उसको मशीन लर्निंग का नॉलेज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिकॉज अगर वो मशीन लर्निंग नहीं जानेगा तो वो ये कैसे जानेगा कि डेटा को कैसे प्रेजेंट करके देना है आगे, डेटा को सही वे में स्ट्रक्चर करके देगा आगे इंस्टीट्यूशंस को, तभी तो वो उससे राइट मॉडल्स बना पाएंगे। तो वेंडर्स को भी तो ये समझना पड़ेगा कि हमें डेटा किस फॉर्म में प्रेजेंट करके रखना है, डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करना है। तो क्या वेंडर्स में जो लोग इंप्लॉइज हैं उनको भी मशीन लर्निंग आना चाहिए? द आंसर इज यस। खाली ऐसा नहीं है कि जो लोग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोग मॉडल्स बना रहे हैं, सिर्फ उसी को मशीन लर्निंग आना चाहिए। वेंडर्स को भी मशीन लर्निंग आना चाहिए, बिकॉज वेंडर्स ही तो डेटा प्रोवाइड कर रहा है। अगर मुझे पता ही नहीं कि वो डेटा किस फॉर्म में यूज होने वाला है, आगे इंस्टीट्यूशन कैसे यूज करेंगे, तो मैं कैसे डेटा को ठीक से स्ट्रक्चर कर पाऊंगा? तो जनरली जो आपका टॉपिक 1 दिया हुआ है ना, टॉपिक 1, वो सारा इसी के ऊपर दिया हुआ है कि वेंडर्स जो है, वेंडर्स वो कैसे डेटा की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, वेंडर्स कैसे डेटा की रिक्वायरमेंट को समझेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाई वॉल स्ट्रीट वांट्स डेटा। वॉल स्ट्रीट मतलब यही सारे इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। आपको समझना है कि उनको डेटा क्यों चाहिए, फिर आप डेटा प्रोडक्ट बिल्ड करोगे, डिलीवर करोगे, सेल करोगे डेटा, ठीक से प्राइस करोगे उसको, राइट? डेटा कम्स एट अ कॉस्ट। तो वो सारा चीज जो आपको करना है, उसके लिए तो आपको मशीन लर्निंग समझना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह का डेटा चाहिए होता है, कैसे डेटा को मार्केट करते हैं, कैसे डेटा को प्राइस करते हैं। तो जनरली जो आपका टॉपिक 1 है ना, वो वेंडर के प्रोफाइल से लिखा हुआ है, वो वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि वेंडर समझेगा डेटा की रिक्वायरमेंट, बिल्ड करेगा डेटा प्रोडक्ट, डिलीवर करेगा उसको, ठीक से मार्केट करेगा, सेल करेगा, एंड ठीक से प्राइसिंग भी चार्ज करेगा उसके लिए, राइट? तो कैन आई राइट इन दिस, डेटा वेंडर्स जो है रिक्वायरमेंट्स जो समझेगा, दैट इज टॉपिक 1। आई कैन से दैट, राइट? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टॉपिक 1। ठीक है, मैं ये एक्सेल शीट तो अलग से शेयर कर ही दूंगा इस सेशन के बाद ही, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हर एक टॉपिक में क्या दिया हुआ है, हर एक टॉपिक में क्या दिया हुआ है। तो टॉपिक 1 में जनरली ये सब रीडिंग्स दे रखी है कि एक वेंडर कैसे डेटा की रिक्वायरमेंट को समझेगा, ठीक है, उसके बाद एक डेटा प्रोडक्ट बनाएगा, उसको मार्केट करेगा, उसको ठीक से प्राइस करेगा। ये तो समझना पड़ेगा ही ना, बिकॉज कल को एफडीपी बन के आप, ऐसा नहीं है कि सीधा मशीन लर्निंग मॉडल्स पे काम करोगे, क्या पता आप मूडीज में जाके काम करो, एज अ डेटा वेंडर आप काम करो, तब भी तो आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीजें। इज दैट क्लियर? मुझे रिप्लाई करके बताओ प्लीज। ओके, नाउ ये जो मॉडल्स है, ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल्स का यूज क्या है वो समझते हैं। ये मॉडल्स का यूज क्या है?
आई कैन से ये जो मॉडल्स हैं उसको आप दो चीजों के लिए यूज कर सकते हो, आइदर फॉर प्रिडिक्शंस और फॉर फोरकास्टिंग। मैं मॉडल्स के यूज की बात कर रहा हूं, अभी मैं डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो मॉडल्स बनेंगे उसको यूज कैसे करेंगे। तो मैं कुछ प्रिडिक्शंस करने के लिए मॉडल को यूज कर सकता हूं, या कुछ फोरकास्टिंग। ऑल्दो ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज्ड होते हैं, बट मेरे ख्याल से करेक्ट वर्ड है प्रिडिक्शंस और फोरकास्टिंग अलग अलग ही रखना चाहिए। नाउ प्रिडिक्शंस में क्या, बेसिकली आप दो चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। यू कैन प्रिडिक्ट, आई कैन से you can y predict y based on x, predict y based on x। ठीक है, हम पढ़ते हैं y is a function of x, predict y based on x। और you can predict group और segment in which a new entry goes। बेसिकली मैंने बोला कि ये जो मॉडल्स बनेंगे उसको आप यूज कैसे करोगे प्रेडिक्शन में। देखो, जो चीज आपको ये समझ में आएगा कि यूज कैसे होगी, तो आप ये भी समझ जाओगे उसको डेवलप कैसे करना है। पहले यूज समझना होता है, फिर हम जाते हैं डेवलपमेंट पे। तो जो मॉडल्स हैं उसको हम यूज करेंगे, या तो कुछ ना कुछ y प्रिडिक्ट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। या हम प्रिडिक्ट करेंगे कोई ग्रुप या सेगमेंट जिसमें एक नई एंट्री जाएगी। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, बेसिकली एक न्यू बोरोवर बैंक के पास आया लोन लेने के लिए। तो वो जो न्यू बोरोवर आएगा, बैंक उसको चेक करेगा कि वो डिफॉल्टिंग बोरोवर होने वाला है या नॉन डिफॉल्टिंग होने वाला है। आज मुझे नहीं पता कि वो बोरोवर कैसा है, बट हाँ मुझे ये पता है उसकी इनकम कितनी है, मुझे ये पता है उसकी एज कितनी है, मुझे ये पता है उसके पास घर है कि नहीं, मुझे ये पता है वो कितने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहा है। उसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट करूंगा वाई। वाई क्या होगा, उसका डिफॉल्टिंग स्टेटस, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, यू कैन से वाई विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर बोरोवर। तो मैं y को यहां पे प्रेडिक्ट कर रहा हूं बेस्ड ऑन x। x के बेसिस पे हम लोग y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। y का एग्जांपल क्या हो गया, मैंने बोला डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट। x क्या हो गया यहां पर, x हो गया मेरा एज, x हो गया मेरा इनकम, x हो गया मेरा नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, x हो गया मैं कितने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। वो सारा मुझे पता होगा, तो मैं एक पर्सन का डिफॉल्टिंग स्टेटस क्लासिफाई कर सकता हूं, और आई कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कि इसका वाई कैसा होने वाला है। प्रिडिक्शन की बात हो रही है, कोई चीज आपको सर्टेनिटी के साथ नहीं पता फ्यूचर के बारे में, तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है। तो सपोज प्रिडिक्शन में निकला कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 40% है, तो शायद आप उसको उस केस में लोन नहीं दोगे। सपोज उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकला 2%, तो उस केस में शायद आप उसको लोन दे दोगे, राइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन x। और एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई बैंक में लोन लेने आया, कोई बैंक में लोन लेने आया, उससे क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर, साथ ही साथ वो डिपेंड करता है बोरोवर के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अगर कोई खराब बोरोवर है जिसकी इनकम बहुत लो है, जिसका डिफॉल्ट करने का चांस हाई है, उससे आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे। तो यहां पर मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं, y एज इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन x। x क्या हो गया यहाँ पर, x मेरा हो गया बोरोवर के एट्रीब्यूट्स, x मेरा हो गया मैक्रो फैक्टर्स, x मेरा हो गया बोरोइंग कॉस्ट बैंक का। वो सारी चीजों के बेसिस पे आप y प्रेडिक्ट कर रहे हो। y क्या है आपका, इंटरेस्ट रेट। तो आई कैन से लोन इंटरेस्ट रेट, राइट। तो ये मेरा क्या है, प्रिडिक्टिंग
प्रिडिक्टिंग y बेस्ड ऑन x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली सबसे पहले डेटा आएगा एक सोर्स के पास, वो डेटा पास किया जाएगा डेटा वेंडर्स को, डेटा वेंडर्स आगे वो डेटा सेल करेंगे वॉल स्ट्रीट पे इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशंस उस डेटा को यूज करके मॉडल्स बनाएंगे। वो मॉडल्स का यूज क्या है, मॉडल बनाएंगे, बनाने से पहले ये तो समझे मॉडल का यूज क्या है, तभी तो समझेंगे क्या बनाएंगे। जो यूज है वही बनाना है अपने को। तो यूज ये है कि आप उन मॉडल्स को यूज करोगे प्रिडिक्शंस में या फोरकास्टिंग में। प्रिडिक्शंस में आप प्रिडिक्ट करते हो y बेस्ड ऑन x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। दिस इज केस स्टडी 1, दिस इज केस 1, जिससे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो एक न्यू कस्टमर का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बेस्ड ऑन द कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा आप एक न्यू कस्टमर के लिए इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन वो बोरोवर के एट्रीब्यूट्स, बेस्ड ऑन मैक्रो फैक्टर्स, बेस्ड ऑन बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, दूसरा साइड है मेरा प्रेडिक्ट ग्रुप और सेगमेंट इन विच अ न्यू एंट्री गोस। फॉर एग्जांपल मैं बैंक का एग्जांपल लेता हूं बिकॉज अपने को फाइनेंस एग्जांपल्स लेने हैं। अब एक बैंक है, सपोज बैंक ने क्रेडिट कार्ड निकाला है, बैंक ने क्रेडिट कार्ड निकाला है, क्या बैंक वो क्रेडिट कार्ड हर किसी को मार्केट करना शुरू कर देगा? नहीं। बैंक में क्या होगा, कुछ सेगमेंट्स बने होंगे, बैंक में कुछ सेगमेंट्स बने होंगे, बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उसको मैं डिवाइड कर सकता हूं इनटू सम क्लस्टर्स, इनटू सम सेगमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट होगा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का है, जिनका इनकम बहुत हाई है, जो लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, जिनका डीमैट अकाउंट भी बैंक के साथ खुला हुआ है। एक सेट ऑफ कस्टमर्स वो होंगे जिनका सैलरीड अकाउंट है, जिनका बहुत कम इनकम है और सिर्फ सैलरी मिलता है उनको, उनका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है। और ये कौन सा मैंने बोला, HNI, अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स, जिनका सेविंग अकाउंट में बैलेंस बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिनका डीमैट अकाउंट भी है, जिनका डीमैट अकाउंट में टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बहुत ट्रेडिंग करते हैं वो लोग। और एक है जिनका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, जिनका सैलरीड अकाउंट है, ठीक है, जिनका सैलरीड अकाउंट के होने के साथ साथ सेविंग्स में बैलेंस बहुत कम रहता है। और उसी तरह से एक और सेगमेंट होगा कोई, सपोज करंट अकाउंट का सेगमेंट, यहाँ पे सारे बिजनेसेस का अकाउंट है, बिजनेसमैन का, उनका करंट अकाउंट्स है जो लोग वो अपने बिजनेस में यूज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के सेगमेंट्स होंगे, अलग अलग तरह के सेगमेंट्स होंगे एक बैंक में। बैंक कोई भी एक नया क्रेडिट कार्ड सबके लिए प्रमोशन में नहीं लेके आएगा, बैंक समझेगा कि वो किस सेगमेंट को, जो भी एक न्यू कस्टमर आएगा, एक न्यू एंट्री आएगी, उसको किस ग्रुप में डालना है, वो प्रेडिक्शन बैंक को करना होगा कि ये जो नया कस्टमर आया, वॉक इन किया क्रेडिट कार्ड के लिए, इसको मैं क्या प्रमोट करूं क्रेडिट कार्ड, क्या ये हाई नेटवर्थ वाला है? सपोज मेरा क्रेडिट कार्ड है रिगेलिया, जैसे HDFC का रिगेलिया होता है विच इज फॉर रिच क्लास, ठीक है, प्रीमियम क्लास के लिए। तो क्या मैं इस क्लास में अगर कोई कस्टमर बैठा है उसको प्रमोट करूंगा? वो चीज नहीं करूंगा। तो मुझे क्लास देख के, सेगमेंट देख के अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, बिकॉज मार्केटिंग कम्स एट अ कॉस्ट। आपका SMS का खर्चा है, आप अपने पर्सन को बिठाओगे कॉल करने के लिए, उसका खर्चा है, आपका कॉलिंग का कॉस्ट है, एक लीड को कन्वर्ट करने में बहुत कॉस्ट लगता है, इट्स नॉट फ्री। तो ऐसा नहीं कि सबको मैसेज भेज दो। तो उस केस में कभी भी एक पोटेंशियल कस्टमर है, सबसे पहले आप उसको क्लासिफाई करोगे इनटू वन ऑफ द सेगमेंट्स। अगर फिर आपका हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग मार्केटिंग टूल्स रहेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स रहेंगे। आप हर एक प्रोडक्ट हर एक सेगमेंट को नहीं बेचते, राइट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग इन केस ऑफ बैंक। ये यूज केसेस में दिया हुआ डिस्कस करूंगा, अभी दिखाऊंगा लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं, सेगमेंटेशन की, ग्रुपिंग की। यहाँ पे कोई वाई नहीं है, कोई वाई प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बेसिकली एक कस्टमर आता है, उसका सेविंग अकाउंट में बैलेंस कितना है, उसका क्या बोलते हैं, सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, वो बिजनेसमैन है नॉन बिजनेसमैन है, उसके अलावा उसका कोई डीमेट अकाउंट है कि नहीं, डीमेट अकाउंट का टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पे मैं उसको एक ग्रुप में डाल रहा हूं, एंड देन आई विल मार्केट द राइट प्रोडक्ट टू द राइट ग्रुप। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्रिडिक्शन हो रही है, बट प्रिडिक्शन किस चीज की, कि एक नई एंट्री को किस ग्रुप या सेगमेंट में डालना है, और अकॉर्डिंगली मैं उस सेगमेंट के लिए अलग मार्केटिंग टेक्निक यूज करूंगा और एक अलग प्रोडक्ट उसको बेचूंगा जो उस क्लास को केटर करता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? ये दूसरा साइड है प्रिडिक्शन के साथ मेरा फोरकास्टिंग। प्रिडिक्शन के राइट साइड में मेरा क्या है, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन वैसे जैसे मैंने बोला इंटरचेंजेबली यूज होता है, बट यू कैन कंसीडर दैट फोरकास्टिंग जनरली हम यूज करते हैं फॉर प्रोजेक्टिंग वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई एम राइटिंग इट डाउन, प्रोजेक्टिंग वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
प्रोजेक्टिंग वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोजेक्टिंग वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोरकास्ट करना। ठीक है, आपको इंग्लिश मीनिंग उसका पता है, फ्यूचर के बारे में बात करना। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम कुछ प्रोजेक्शंस करते हैं तो वहां पर फोरकास्टिंग की बात आता है। यहां पर भी प्रोजेक्शंस कर रहे हैं बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो इसको हम फोरकास्टिंग कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, अब जैसा मॉडल का यूज वैसा मॉडल का डेवलपमेंट, ऑब्वियसली जैसा मॉडल का यूज वैसा मॉडल का डेवलपमेंट। मॉडल का यूज क्या है? प्रिडिक्शन करना है y एज अ फंक्शन ऑफ x। मॉडल का यूज क्या है? प्रिडिक्ट करना है कि एक न्यू एंट्री को, वो न्यू एंट्री कुछ भी हो सकती है, किस ग्रुप में डालें, किस सेगमेंट में डालें। या मुझे प्रोजेक्ट करनी है कि फ्यूचर में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 1 वीक बाद उसका वैल्यू क्या होगा, 2 वीक बाद उसका वैल्यू क्या होगा, या दिसंबर में कितना होगा, जनवरी में कितना होगा, फरवरी में कितना होगा। तो वहां पे मेरा फोरकास्टिंग आ गया। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसा मेरा मॉडल का यूज है वैसा ही मेरा मॉडल का डेवलपमेंट होगा। तो अब मैं मॉडल की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। मॉडल के डेवलपमेंट में व्हाट आई एम सेइंग इज, बेसिकली ये जो लेफ्ट वाला केस है जहां पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, यहां पे जो मॉडल डेवलप होते हैं ना, उसको बोला जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड वर्ड क्यों बोला? बिकॉज एक y का सहारा है, y एक सुपरविजन प्रोवाइड करने के लिए है कि हम क्या चीज मॉडल कर रहे हैं। मेरे पास y है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब मुझे कुछ सुपरविजन मिल रहा है कि मुझे क्या चीज मॉडल करना है। और ऑब्वियसली इसको सुपरवाइज्ड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई y है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ x है। आप उसको ग्रुप कर रहे हो, उसको एक अलग अलग क्लस्टर्स में डाल रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, ऑल्दो हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बट सिलेबस को समझाने के लिए मुझे आपको एक कंटेक्स्ट देना होगा, वही मैं कोशिश कर रहा हूं अभी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। और राइट साइड में जो आपको फोरकास्टिंग करना है, वो हमें क्या करना है? प्रोजेक्शंस करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्वियसली अगर हमें प्रोजेक्शंस करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम मॉडल भी कैसे डेटा पे बनाएंगे? टाइम सीरीज डेटा पे। इसको बोलते हैं टाइम सीरीज मॉडलिंग। टाइम सीरीज मॉडलिंग, टाइम सीरीज मॉडलिंग, राइट। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर मॉडल डेवलपमेंट में दो तरह के मॉडल्स की कैटेगरीज होती हैं। वन इज रिग्रेशन मॉडल्स एंड वन इज क्लासिफिकेशन मॉडल्स। मैंने आपको ऊपर में एग्जांपल दिया कि मुझे y को प्रिडिक्ट करना है एज अ फंक्शन ऑफ x, जहां पे मुझे एक न्यू कस्टमर को क्लासिफाई करना है एज डिफॉल्टिंग या नॉन डिफॉल्टिंग। वो एक क्लास है या वो एक नंबर है? वो एक क्लास है, तो वो एग्जांपल मेरा क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। मैंने आपको बोला इंटरेस्ट रेट मुझे मॉडल करना है एज अ फंक्शन ऑफ बोरोवर के एट्रीब्यूट्स, एज अ फंक्शन ऑफ मैक्रो कंडीशंस, एज अ फंक्शन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। वो क्या है? वो एक नंबर है। तो जहां पर मैं नंबर को प्रेडिक्ट कर रहा हूं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन बेस्ड एक्सरसाइज। जहां पर मैं एक कैटेगरी को प्रेडिक्ट कर रहा हूं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिदम। क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज एंड रिग्रेशन एक्सरसाइज। तो रिग्रेशन एक्सरसाइज बेसिकली नंबर्स के लिए यूज होता है, जहां पे y क्या है? एक नंबर है। और क्लासिफिकेशन में y क्या है? एक कैटेगरी है। डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट, कोई एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसा जानना चाहेगी क्लेम रेस करेगा कि नहीं करेगा, क्लेम रेस्ड और नॉट रेस्ड, वो क्या है? कैटेगरी है। दैट इज पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर मेनली क्या आता है? दो चीजें आती हैं। वन इज डायमेंशन रिडक्शन, डायमेंशन रिडक्शन, एंड वन इज क्लस्टरिंग। जो मैंने आपको बोला कि आप क्लस्टर्स में एक न्यू एंट्री को डालना चाहते हैं, तो वैसा ही मॉडल बनाओगे, आप क्लस्टर्स बनाओगे, तो इसलिए क्लस्टरिंग, राइट। तो ये मेरा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आएगा। टाइम सीरीज के अंदर बहुत तरह के मॉडल्स आते हैं। ट्रेडिशनल टाइम सीरीज है, उसमें अरीमा मॉडलिंग आती है। आजकल लेटेस्ट टाइम सीरीज डेटा के ऊपर भी मॉडल्स बन रहे हैं, मशीन लर्निंग ओरिएंटेड।
LSTM जैसे कि एग्जांपल है, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट मॉडल्स, LSTM। तो ये सब हम देखेंगे करिकुलम के अंदर, बट यू जस्ट हैव टू गेट द ओवरव्यू कि यस करिकुलम में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अब रिग्रेशन के अंदर बहुत सारे तरह के मॉडल्स हैं, बहुत सारे तरह के मॉडल्स हैं, लीनियर मॉडल्स भी हैं, नॉन लीनियर मॉडल्स भी हैं। अगर डेटा में बहुत सिंपल इंटरेक्शन है, वाई और एक्स में सिंपल इंटरेक्शन है, तो आप क्या करते हो, लीनियर मॉडल्स को यूज करते हो। अगर डेटा में बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है बिटवीन वाई एंड एक्स एंड बिटवीन एक्स एंड एक्स, तो उस केस में आप कुछ नॉन लीनियर मॉडल्स की तरफ जाओगे। तो यहाँ पर लीनियर नॉन लीनियर दोनों तरह के मॉडल्स हैं, यहाँ पर भी लीनियर नॉन लीनियर दोनों तरह के मॉडल्स हैं, यहाँ पर भी सिंपल डेटा के लिए अलग मॉडल्स है, कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए अलग मॉडल्स है, राइट। तो वो सारा अंदर में बाइफर्केशन आ गया। नाउ मैंने जो आपको बताया इसमें, अभी हमने टॉपिक 1 डिस्कस किया। टॉपिक 1 किसके बारे में, वेंडर्स के बारे में। टॉपिक 2 आपको बता रहा हूं मैं, टॉपिक 2 किसके बारे में, टॉपिक 3 किसके बारे में है। ये जो रिग्रेशन है ना, ये आपका टॉपिक 2 में कवर्ड है। तो रिग्रेशन इज पार्ट ऑफ, सॉरी, टॉपिक 3 में कवर्ड है, टॉपिक 3। रिग्रेशन आपका टॉपिक 3 में दिया है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स भी आपके टॉपिक 3 में दिए, राइट। एंड टाइम सीरीज मॉडल्स भी आपके टॉपिक 3 में दिए, अभी दिखा रहा हूं। टॉपिक 3 अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आपका टॉपिक 5 में दिया हुआ है। तो लेट मी शो यू, आई एम कमिंग टू द एक्सेल, टॉपिक 3 दिखा रहा हूं। टॉपिक 3 में आप जाओगे, यहाँ पे रिग्रेशन वगैरह कवर्ड है। रिग्रेशन में बहुत सारे तरह के मॉडल्स हैं, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और टॉपिक 3 में ही आपका टाइम सीरीज मॉडल भी कवर है, टाइम सीरीज मॉडल्स, ठीक है। ऑब्वियसली इन मॉडल्स के अंदर क्या डिटेल्स है वो हम रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में जाएंगे, बट आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं कि हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। प्रिडिक्शंस में वी हैव प्रिडिक्टिंग वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कर रहे हैं, तो वहां पर मेरा 2 केसेस आता है, रिग्रेशन एक्सरसाइज, क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज। ये जो टॉपिक 3 है उसमें हमारा दिया हुआ है रिग्रेशन, एज यू कैन सी, ठीक है। इसमें हमारा क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये सारे क्लासिफिकेशन के एग्जांपल हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफायर्स, क्लासिफिकेशन। हम ये सारे टॉपिक्स जो करने वाले हैं उसके लिए हम आपको एक्सेल शीट्स दिखाएंगे, एक्सेल शीट में कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है वो करेंगे, ताकि आपको समझ में आए, वो टॉपिक ग्रिप में आए, तब जाके आप उसकी थ्योरी को ठीक से क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर पाओगे, राइट। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से हम लोग, हमारा पेडागोजी क्या होने वाला है, कैसे पढ़ने वाले हैं। बट टॉपिक 3 में सारा आपका रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज दिया हुआ है, मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग दिया हुआ है, और मेरा टाइम सीरीज मॉडल्स भी टॉपिक 3 में दिया हुआ है। टॉपिक 5 में क्या दिया हुआ है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लस्टरिंग करना है हमें, राइट। क्लस्टर कैसे करेंगे, क्लस्टर करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको सिमिलर ऑब्जर्वेशंस को एक ग्रुप में डालना है, राइट, such that the observations in one cluster are similar to each other and the observations in one cluster and the other cluster should be wide apart। तो उस केस में या तो आप कुछ डिस्टेंस मेजर्स यूज करते हो कि आप दूरी देखोगे उसके बेसिस पे क्लस्टर्स बनाओगे, या आप सिमिलैरिटी देखोगे उसके बेसिस पे क्लस्टर्स बनाओगे। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, सिमिलैरिटी मेजर्स, डिस्टेंस मेजर्स एंड दोस थिंग्स, ठीक है। आप अगर देखोगे डिस्टेंस, सिमिलैरिटी, उसके बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं कैसे सिमिलैरिटी को चेक करते हैं, बिकॉज आपको सिमिलर ऑब्जर्वेशंस को एक क्लस्टर में डालना है। आप डिस्टेंस भी चेक करोगे बिकॉज आपको 2 क्लस्टर्स में ऐसे ऑब्जर्वेशन रखने जो आपस से बहुत दूर दूर है, जिनका डिस्टेंस बहुत हाई है। तो उस केस में सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस मेजर्स कुछ है, और अल्टीमेटली यहाँ पे डिस्कस क्या किया हुआ है, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग एक्सरसाइज यहाँ पे मेनली टॉपिक 5 में डिस्कस की हुई है। एक प्रॉब्लम मुझे क्या लगी, जो पूरा करिकुलम मैंने रीड किया, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि बहुत हैपहैजर्ड वे में दिया हुआ है सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें मिक्स करके दे रखी है, एक रिफाइंड वे में नहीं दे रखी कि पहले सारा सुपरवाइज्ड लर्निंग हो फिर सारा अनसुपरवाइज्ड हो, ऐसा नहीं है। ऑर्डर बहुत उल्टा पुल्टा है, एंड विद इन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो बहुत डाइवर्ट किया हुआ है। बट डोंट वरी, हम लोग उसको स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, हम लोग नोट्स बनाएंगे हर चीज का, तो आपको समझ में आएगा, राइट। यहां तक सबको क्लियर है।
टॉपिक 3 में क्या है, टॉपिक 5 में क्या है, इज दैट क्लियर? जल्दी से रिप्लाई कर दो प्लीज। ओके, एक मेरा सुपरवाइज्ड लर्निंग है, एक मेरा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। उसके अलावा एक तीसरा लर्निंग भी होता है, एक तीसरा लर्निंग भी होता है जिसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसका कंसेप्ट क्या है? बेसिकली जहां पर भी एजेंट हो, स्टेट्स हो, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हो, एक्शंस हो और ऑप्टिमाइजेशन हो, जहां पर भी ये सब चीजों की बात होगी ना, ऑप्टिमाइजेशन, जहां पर भी ये सब चीजों की बात होगी, वहां पर बेसिकली हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एल्गो ट्रेडिंग लेते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में एक एजेंट है, मतलब एक रोबो होगा, यू कैन से, जिसको एल्गो बोल रहे हैं। बेसिकली एल्गो होगा, निफ्टी का कुछ स्टेट्स होगा, इंडेक्स का कुछ स्टेट्स होगा, मार्केट का कुछ स्टेट्स होगा। मार्केट एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में ट्रांसिट करता रहता है, उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, किसी किसी दिन बुलिश होती है मार्केट्स, किसी किसी दिन बेयरिश होती है, किसी किसी दिन बहुत हाई मोमेंटम होता है, किसी किसी दिन लो मोमेंटम होता है। तो अलग अलग स्टेट्स है मार्केट की, वो स्टेट्स में ट्रांजिशन होता रहता है विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी। इस एल्गो को क्या करना है, मार्केट की स्टेट्स को देखकर और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को देखकर ऐसे कुछ एक्शंस लेने हैं, मतलब बाय करना है, सेल करना है। ठीक है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, या बैठे रहना है, कुछ एक्शंस लेने हैं, सच दैट द रिवॉर्ड इज ऑप्टिमाइज्ड, सच दैट द प्रॉफिट इज ऑप्टिमाइज्ड। तो ये जो पूरा मैंने सिनेरियो आपको बोला, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। दिस इज बेसिकली एन एडवांस्ड कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बट ये पूरी तरह से हमारे करिकुलम में गिवन है, बिकॉज सबसे बड़ा तो इसका एग्जांपल है हमारा फाइनेंस में एल्गो ट्रेडिंग। हम सबको पता है कि फ्यूचर में एल्गो ट्रेडिंग विल डोमिनेट मैनुअल ट्रेडिंग। तो एल्गो ट्रेडिंग में क्या है, एजेंट है, एक एल्गो है, वो अलग अलग मार्केट की स्टेट्स को देखता है, मार्केट में जो स्टेट्स में ट्रांजिशन होता है उसको देखता है, जिस स्टेट में आप हो उसके हिसाब से एक्शंस को लेगा, बाय करेगा या सेल करेगा, सच दैट द प्रॉफिट इज ऑप्टिमाइज्ड। तो दिस इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार्स होता है जो टेस्ला ने निकाला है, उसमें भी क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एक ड्राइवर है, ठीक है, आर्टिफिशियल ड्राइवर, वो स्टेट्स देखेगा, मतलब रोड पे ट्रैफिक कैसा है, बाय में क्या है, राइट में क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रैफिक ट्रांजिट होता है कि हाई ट्रैफिक में जा रहे हो, लो ट्रैफिक में जा रहे हो, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, आगे से गाड़ी आ रही है। एक्शंस, वो लेफ्ट लेगा, राइट लेगा, ठीक है, स्पीड इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सच दैट द एक्सीडेंट का पेनल्टी इज मिनिमाइज्ड। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आप क्या करोगे, वहां पे हमने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया था, यहाँ हम एक तरह से लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे, कि जो एक्सीडेंट है वो मेरा पेनल्टी है, उसको मुझे मिनिमाइज करना है। मतलब इस तरीके से आप कार ड्राइव करोगे कि एक्सीडेंट्स ना हो। तो वो आपका एग्जांपल किस चीज का है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बट ऑब्वियसली हम लोग इस कोर्स में सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाना नहीं सीखने वाले, हम लोग इसको यूज करेंगे जनरली फॉर एल्गो ट्रेडिंग। तो बेस्ट एग्जांपल इज एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है टॉपिक नंबर 2 के अंदर, सारा का सारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपका दिया हुआ है टॉपिक 2 के अंदर। टॉपिक 2 में अगर मैं जाऊंगा तो यू विल सी, नीचे में रीइंफोर्समेंट लर्निंग दिया हुआ है, एंड इसमें एक मार्कोव चेन का कंसेप्ट है, वो हम समझेंगे, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग ओनली। बट सारा टॉपिक 2 में जनरली आपका मार्कोव चेन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, ये जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, ये जो टाइम सीरीज है, इन सब में एडवांस लेवल के मॉडल्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं डीप लर्निंग। क्या बोलते हैं? डीप लर्निंग। क्या डीप लर्निंग हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है? द आंसर इज यस। रिग्रेशन में भी हमारा डीप लर्निंग इंक्लूडेड है, क्लासिफिकेशन में भी डीप लर्निंग इंक्लूडेड है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में भी इंक्लूडेड है, एंड टाइम सीरीज मॉडलिंग में भी डीप लर्निंग इंक्लूडेड है।
बेसिकली उसको न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग बोलते हैं, आपने सुना होगा कभी ना कभी, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क। तो मैं लिख रहा हूं हर जगह डीप लर्निंग इंक्लूडेड है। तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। डीप लर्निंग डीप लर्निंग ठीक है, इनको ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं, बिकॉज जहां पर मेरे वेरिएबल्स के बीच में बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होगा वहां पर आप इस तरह के मॉडल्स यूज करते हो। और ये जो मॉडल्स है इनका इंटरप्रिटेशन बहुत ही टफ है कि अंदर मॉडल क्या कर रहे हैं। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक बॉक्स डीप लर्निंग। बट इनका एक्यूरेसी बहुत हाई रहता है मॉडल के रिजल्ट का। एंड यहां पर भी डीप लर्निंग। राइट। तो टॉपिक 1 में वेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। टॉपिक 2 मेरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का है। अब आप सोचो, टॉपिक 2 रीइंफोर्समेंट दिया है और टॉपिक 3 जाके सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड दिया है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत जो ऑर्डर है वो बहुत ही मेस्ड अप है सिलेबस में। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ वेरी एडवांस टॉपिक, उससे पहले आपको ये बेसिक टॉपिक सीखने चाहिए। तो हम लोग उसी ऑर्डर में करेंगे जो हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करे। बट यस, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे करिकुलम में किस ऑर्डर में दिया हुआ है, और मैं आपको एक्सेल शीट दूंगा तो आप उसके बाद इसको लिंक कर पाओगे कि हाँ टॉपिक 3 में ये है, टॉपिक 4 में ये है, टॉपिक 5 में ये, एंड सो ऑन। राइट, इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ ये जो मैं मॉडल को डेवलप करूंगा, सॉरी, जो मॉडल्स को मैं डेवलप कर रहा हूं उसके लिए मुझे डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। एक होता है ट्रेनिंग डेटा, एक होता है वैलिडेशन डेटा, और एक होता है टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस होता है, वो एक तरह से ट्रेनिंग डेटा है, जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां आप सीख रहे हो। ठीक है, कोई कोच नहीं है, आपको बॉलर बॉल कर रहा है, आप बैट्समैन हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक टेक्निक डेवलप कर रहे हो अपनी नेट के अंदर, दैट इज ट्रेनिंग डेटा। राइट, वो जो बॉल्स आ रही है वो ट्रेनिंग डेटा है। आप कोच की गाइडेंस में प्रैक्टिस कर रहे हो और कोच आपको क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि आपकी टेक्निक सही है कि नहीं। अगर गलत है तो आपकी टेक्निक को ठीक कर रहा है, तो उस केस में क्या है, वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब किसी चीज को कंफर्म करना, वैलिडेट करना। तो अगर आप कोच की गाइडेंस में अपनी टेक्निक को चेक कर रहे हो और उसको ठीक भी कर रहे हो साइमल्टेनियसली, दैट इज वैलिडेशन डेटा। बट कहां पे हो रहा है, नेट के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, कोच की गाइडेंस के अंदर। टेस्ट कहां पे होगा, जहां पे नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वहीं पे आपको चेक करें कि आप अच्छा खेल रहे हो कि नहीं? नहीं, आपको रियल मैच में चेक किया जाएगा, ओपोनेंट के सामने। अभी नेट प्रैक्टिस में तो आप ही के टीम के लोग आपको बॉल करते हैं, आपका रियल टेस्ट होगा रियल मैच के अंदर। राइट। सो हम लोग डेटा को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रेनिंग डेटा, जहां नेट प्रैक्टिस होगा, जहां आप टेक्निक्स को लर्न करते हो। वैलिडेशन डेटा, जहां जो आपने मॉडल बनाया है, जो टेक्निक्स आपने बनाई है, उसको आप ठीक करते हो अंडर सम गाइडेंस। यहाँ पर क्या गाइडेंस है, कोच की गाइडेंस है। कोच, अगर आप गलत खेलोगे कोच आपको डांटेगा, तो एक पेनल्टी होती है, पेनल्टी, गलत खेलने पे आपको डांटेगा, तो पेनल्टी को लेके आप अपनी टेक्निक को इंप्रूव करते हो, दैट इज वैलिडेशन। एंड अल्टीमेटली आपको टेस्ट कहां पे किया जाएगा, एक रियल मैच के अंदर, दैट इज योर टेस्टिंग डेटा। राइट। नाउ ये जो वैलिडेशन डेटा है और ये जो टेस्टिंग डेटा है, इसके बेसिस पे एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड मॉडल का ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप समझो, आप कोच के सामने तो अच्छा खेल रहे हो, बट रियल डेटा में जाके, मतलब रियल मैच में जाके आप बहुत खराब परफॉर्म करते हो। इसका मतलब आपने अपने आप को ओवरफिट कर लिया। आप कोच के सामने, जो आप ही के बॉलर्स आपको बॉल करते हैं, आपने वो बॉल अच्छे से समझ लिया कि मेरे बॉलर ऐसे बॉल करते हैं, मुझे ऐसे अच्छे से खेलना है, और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कोच के सामने। बट जैसे ही आप रियल मैच में जाते हो, आप बहुत खराब परफॉर्म करते हो। इसका मतलब यू आर
फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। आपने अपने बॉलर्स को तो अच्छे से लर्न कर लिया, वहां पे तो फिट कर लिया अपने आप को, बट जैसे ही आप एक न्यू एनवायरनमेंट में जाते हो, रियल मैच में जाते हो, आप खराब परफॉर्म करते हो। दैट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि मैं वैलिडेशन डेटा मतलब कोच के सामने खराब परफॉर्म कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं अंडर फिटिंग। कोच के सामने ही खराब है तो आप तो फिट ही नहीं हो, अंडर फिट। कोच के सामने अच्छे हो बट जैसे रियल मैच में जाते हैं तो उसको बोलते हैं, रियल मैच में जाके आप खराब परफॉर्म करते हो तो उसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। कि आपने अपने आप को ओवरफिट कर लिया उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, बट न्यू एनवायरनमेंट में जाके यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। राइट, ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग आपका टॉपिक नंबर 4 में दिया हुआ है। सारे बहुत डिटेल में ओवरफिटिंग दिया हुआ है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मशीन लर्निंग। ये बहुत प्रॉब्लम होता है। आप खुद ही अपने आप को देख लो ना, आप पढ़ाई कर रहे हो और आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हो, तो आप उन क्वेश्चंस के लिए अपने आप को ओवरफिट कर लोगे। अगर मैं आपको उसी के ऊपर चेक करूंगा तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे, बट जैसे रियल एग्जाम में जाते हैं लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने उनका एक ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग पास्ट में ऐसा बोलते हैं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, हमने 2 बार क्वेश्चन बैंक किया था, बट तब भी हम जाके फेल हो गए। वो क्यों हुआ? बिकॉज दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग, कि उन्होंने उस मॉक टेस्ट पे, उस घर के एनवायरनमेंट में, वो घर के क्वेश्चंस में अपने आप को ओवरफिट कर लिया और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जैसे ही वो रियल एनवायरनमेंट में गए, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो टॉपिक नंबर 4 इज ऑल अबाउट ओवरफिटिंग। यहाँ पे सारा ओवरफिटिंग दिया हुआ है आपका। रेगुलराइजेशन मतलब कंट्रोल करना किसी चीज को। जैसे मैंने बोला, कोच जो है वो आपको कंट्रोल करेगा, आपको चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा, पेनल्टी देगा गलत टेक्निक्स के लिए, तो उसको बोलते हैं रेगुलराइजेशन। उसके अलावा हमारे ओवरफिटिंग के बहुत सारे तरीके हैं पेनलाइज करने के, वो सब डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है। टॉपिक नंबर 4 इज मेनली डेडिकेटेड टू ओवरफिटिंग। ऐसा नहीं है इसमें और चीजें नहीं है, बट मेनली जो एक मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, टॉपिक नंबर 4 में ओवरफिटिंग दिया हुआ है। और ये जो टेस्टिंग डेटा है, इसका क्या यूज है? टेस्टिंग डेटा का यूज है मॉडल की एक्यूरेसी चेक करना, मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करना। मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करना। मॉडल की परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी जो चेक करते हैं वो आपका टॉपिक नंबर 6 में दिया हुआ है। उसके बहुत सारे एल्गोरिदम है। ठीक है, रिग्रेशन में आपके अलग टेक्निक्स होती है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, क्लासिफिकेशन में अलग टेक्निक्स होती हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में अलग टेक्निक्स होती हैं, टाइम सीरीज मॉडलिंग में अलग टेक्निक्स होती हैं। वो सारी टेक्निक्स कहां पे जाके दी हुई है? टॉपिक नंबर 5 में। तो टॉपिक नंबर 5 इज डेडिकेटेड टू मॉडल परफॉर्मेंस। तो आप देख रहे हो मशीन लर्निंग में सब कुछ दिया हुआ है, मतलब हमारे करिकुलम में सब कुछ है, और अलग अलग टॉपिक्स में डेडिकेटेड सेक्शंस में है, तो बहुत डिटेल में है। जो लोग एफआरएम में मेरे साथ मशीन लर्निंग पढ़े हैं, जो लोग, सॉरी टॉपिक नंबर 6 बोला था मैंने, सॉरी सॉरी, माय बैड, टॉपिक नंबर 6। थैंक यू भार्गवी। टॉपिक नंबर 6। तो जो लोग मेरे साथ एफआरएम पढ़े हैं, जो लोग मेरे साथ सीएफए पढ़े हैं, वहां पर भी हमने मशीन लर्निंग पढ़ा है, बट इतना डिक करके नहीं पढ़ा ऑब्वियसली हर एक टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर एक एक टॉपिक के ऊपर हमारी 10-10 क्लासेस होंगी। राइट, तो इट विल बी वेरी डिटेल्ड। टॉपिक 6 में आ रहा हूँ। टॉपिक 6 में आप देखेंगे विजुअलाइजिंग मॉडल परफॉर्मेंस। सारा कुछ यहाँ पे मॉडल परफॉर्मेंस के बारे में दिया हुआ है कि आपको रिग्रेशन में कैसे परफॉर्मेंस चेक करना है, आपको क्लासिफिकेशन में कैसे चेक करना है, एंड सो ऑन। राइट, यस भार्गवी, सीएफए में मैंने 8 क्लासेस लिया था मशीन लर्निंग का, एफआरएम में भी लिया था। यहाँ पे ऑब्वियसली 8 क्लासेस नहीं होगा, यहाँ पे 150 आवर्स का कोर्स होगा हमारा पूरा मशीन लर्निंग का, तो इट्स क्वाइट डिटेल्ड। बट सबको क्लियर है ये? टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 हमारा हो गया। ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है, ये सारा हम डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर। स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर सुपरवाइज्ड लर्निंग कर रहे हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कर रहे हैं, टाइम सीरीज मॉडलिंग कर रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी तो होता है। ज्यादा स्पीड से कौन सा डेटा आ रहा है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ज्यादा स्पीड से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है। जो ट्वीट्स है अनस्ट्रक्चर्ड है, वो कोई रोज एंड कॉलम्स में थोड़ा है। मनी कंट्रोल में लोग स्टॉक्स के बारे में कमेंट कर रहे हैं, क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। मोदी जी यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, लोग उसके नीचे कमेंट करते हैं यूट्यूब में, वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। राइट, तो आई एम राइटिंग नेक्स्ट, व्हाट अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? ये तो हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करी, व्हाट अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? भार्गवी हैज अ क्वेश्चन कि कितने टॉपिक्स हैं। मैंने आपको बोला भार्गवी 109 चैप्टर्स हैं।
एंड प्लस 500 लर्निंग आउटकम्स है। 500 से ज्यादा लर्निंग आउटकम है मशीन लर्निंग में, जो आज तक आप बोल सकते हो ना, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो चीज टेस्ट करेंगे, वो तक भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इट्स वेरी वेरी डिटेल्ड। व्हाट अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर भी आप मॉडलिंग करते हो, उसको बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट माइनिंग। इसको सेंटिमेंट एनालिटिक्स भी बोलते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस। और इस सेंटिमेंट एनालिसिस का बेसिकली यूज क्या है? आप ट्वीट्स को देख के सपोज एक स्टॉक का सेंटिमेंट गॉज करते हो कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो आप वही क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हो। आप एक ट्वीट को ले रहे हो या एक मनी कंट्रोल में एक कमेंट को ले रहे हो, उसमें आप देख रहे हो किस तरह की लैंग्वेज यूज की है। स्टॉक इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, या सपोज प्रमोटर्स हैव डन फ्रॉड, कुछ कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। इस वर्ड्स को पकड़ के फ्रॉड, अर्निंग्स फॉल, अर्निंग्स राइज, हाई ग्रोथ रेट, इस तरह की लैंग्वेज को यूज करके, वर्ड्स को यूज करके, टेक्स्ट को यूज करके, इसको टोकन्स भी बोलते हैं, उसको यूज करके आप सेंटीमेंट गॉज करते हो कि एक स्टेटमेंट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो जैसे हम क्लासिफिकेशन में कर रहे थे डिफॉल्टर है नॉन डिफॉल्टर है, वैसे ही यहाँ पे हम सेंटीमेंट गॉज कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम देखेंगे। सबसे फेमस जो यूज होता है वो है नेव बेस्ड क्लासिफायर। नेव बेस क्लासिफायर, इसका मतलब क्या बेजियन एनालिसिस भी मेरे मशीन लर्निंग का पार्ट है? यस, बेजियन एनालिसिस इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड लेवल ऑफ मशीन लर्निंग। जो बेजियन लर्निंग है वो कवर्ड है, बहुत डिटेल्ड में कवर नहीं है, बट जितना हमें अच्छे से चाहिए वो हम कवर करेंगे। कुछ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे जो हमें लगता है कि रिक्वायर्ड है। जैसे रिग्रेशन में आई वांट टू कवर बेजियन रिग्रेशन, उसको स्पाइक एंड स्लैब रिग्रेशन बोलते हैं। ये एफआरएम में हुआ करता था आज से 4 साल पहले, बट वो मेरे एफडीपी के करिकुलम में अभी नहीं है, आज के दिन में नहीं है, बट मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम अलग से कवर करेंगे। वो मेरा हमेशा से स्टाइल है कि कुछ प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, कि हम सिर्फ एग्जाम के लिए कवर करने का नहीं सोच रहे अपने आप को, हमें प्रैक्टिकली भी रियल लाइफ के लिए अपने आप को कवर करना है। ठीक है, तो द क्रक्स इज बेजियन थ्योरम भी यहाँ पे आएगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफायर है जो यूज होता है टेक्स्ट माइनिंग में, नेव बेस्ड क्लासिफायर। ये किस टॉपिक में दिया हुआ है? टॉपिक नंबर 7 में दिया हुआ है, पूरा का पूरा टेक्स्ट माइनिंग। सो टॉपिक नंबर 7 इज डेडिकेटेड टू टेक्स्ट माइनिंग। पूरा टेक्स्ट माइनिंग के ऊपर दिया हुआ है, नेव बेस एंड सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो मैंने बोला सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस का अगेन हम लोग आपको एक्सेल शीट्स दिखाएंगे। अब जैसे ये दिस इज द बेस्ट होटल एवर, उसको एक सेंटिमेंट स्कोर दिया हुआ है, अभी एक्सेल में बनाया हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम एक्सेल में बनाए हुए हैं, क्योंकि एक्सेल इज टोटली न्यूड। मैं हमेशा बोलता हूँ एक व्हाइट बॉक्स है, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, आपको एक्सेल में सारा एल्गोरिदम दिखेगा। तो ये सारी एक्सेल शीट्स खोली हुई हैं, एक एक करके दिखाऊंगा एंड में कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको एक बेटर क्लैरिटी आए। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 7 कवर्ड हो गया। नाउ बात आती है टॉपिक नंबर 8 की एंड टॉपिक नंबर 9 की। टॉपिक 8 में क्या डिस्कस्ड है? ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया कि एक सोर्स होगा, सोर्स से डेटा जाएगा डेटा वेंडर्स को, या सपोज सोर्स से डेटा बिक नहीं रहा, यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं? वेबसाइट स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं। मतलब कोई वेंडर है, वो ट्विटर से जाके वेबसाइट पे, ट्विटर की वेबसाइट पे जाके ट्वीट्स उठा के लेके आ रहा है, वेबसाइट से स्क्रैप कर रहा है, तो वो सब भी चलता है। तो या तो सोर्स बेच रहा है, ट्विटर या तो बेच रहा है, या डेटा वेंडर्स कोई स्क्रैपर्स को यूज करके उठा ले रहे हैं डेटा को, राइट? जो मर्जी तरीका हो सकता है, बट ये सोर्स का, डेटा वेंडर्स का, फर्म्स का, इंस्टीट्यूशंस का कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड उनको कुछ प्राइवेसी इश्यूज को भी एड्रेस करना है कि नहीं? राइट, आप डेटा यूज कर रहे हो कस्टमर्स का, तो इज द डेटा प्राइवेट? प्राइवेट है डेटा, आप ऐसे किसी का डेटा शेयर नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग देयर कंसेंट। तो बहुत सारे प्राइवेसी इश्यूज आते हैं जो आपको समझना होगा कि आप विदाउट कंसेंट या विदाउट एडियरिंग टू द रेगुलेशंस आप डेटा को यूज नहीं कर सकते। ना तो सोर्स यूज कर सकता है, ना डेटा वेंडर यूज कर सकता है, ना इंस्टीट्यूशंस उस डेटा के ऊपर मॉडल्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेसी इश्यूज यहाँ पे आने वाले हैं, प्राइवेसी इश्यूज।
ठीक है। कुछ रेगुलेशंस भी होती हैं जिसको हम बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, वो कंप्लाई करनी होगी। डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, कि आप डेटा लेके चल रहे हो कस्टमर्स का। जैसे फेसबुक पे बहुत इशू हुआ था जब उन्होंने डेटा यूज करना शुरू कर दिया था विदाउट द कंसेंट ऑफ द कस्टमर्स। तो प्राइवेसी इज अ बिग इशू, वो आपको एड्रेस करना है, बिकॉज एज अ वेंडर, एज अ इंस्टीट्यूशन, यू कैन नॉट जस्ट टेक एनी डेटा एंड स्टार्ट मेकिंग मॉडल्स ऑन दैट। यू नीड टू हैव द कंसेंट ऑफ द कस्टमर्स टू यूज दैट पर्टिकुलर डेटा। तो वो प्राइवेसी इश्यूज के अंदर आ गया। उसके अलावा जो मॉडल्स आप बना रहे हो उसमें आपको एथिकल रहना है, एथिक्स को कंप्लाई करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक मॉडल है क्रेडिट रिस्क का। वो मॉडल क्या करता है, वो डिस्टिंग्विश करता है ब्लैक पीपल को व्हाइट पीपल से। तो मुझे बताओ, इज दैट मॉडल एथिकल? मतलब वो ब्लैक पीपल को लोन नहीं देगा, व्हाइट पीपल को लोन देगा। मैंने एक वेरिएबल डाला हुआ है कि आप ब्लैक हो या आप व्हाइट हो। इज दैट एथिकल मॉडल? दैट इज नॉट एट ऑल एन एथिकल मॉडल, राइट? तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके मॉडल में एथिक्स वायलेट नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया आपको कि आपके मॉडल में कुछ ऐसा वेरिएबल है जो मेल फीमेल को यूज करता है एज अ वेरिएबल, एंड उसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश करता है किसको लोन देना है किसको नहीं देना। इज दैट एन एथिक्स इशू? द आंसर इज यस, दैट इज एन एथिकल इशू। बाहर में तो ये बहुत बड़ा इशू है। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन जेंडर, या और भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है। कुछ आपके आप सपोज बाहर में ऐसे ऐसे रेगुलेशंस भी है कि आप किसी का सैलरी का डेटा यूज नहीं कर सकते कि उसका कितना सैलरी है। तो जो भी आपके पर्टिकुलर लोकल इकोनॉमी के रेगुलेशंस है, उसको आपको कंप्लाई करके चलना है। बट यस, all the data vendors, all the institutions have to comply with privacy issues, and they have to be ethical in their मॉडल डेवलपमेंट। तो ये सारा मेरा टॉपिक नंबर 8 में दिया हुआ है। ठीक है। तो टॉपिक नंबर 8 इज डेडिकेटेड टू प्राइवेसी एंड एथिक्स। एथिक्स एंड बिग डेटा, बिजनेस एथिक्स, एथिक्स एंड जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। आप कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट लेके ही डेटा को यूज कर सकते हो, वो सब दिया हुआ है। कैसे आपको गुड डेटा साइंस करनी है, ठीक है। यू हैव टू बी एथिकल इन योर मॉडल डेवलपमेंट। तो वो सारा चीज यहाँ पे टॉपिक नंबर 8 में दिया हुआ है। क्या रेगुलेशंस में जीडीपीआर ही है? नहीं, एक और स्टैंडर्ड्स भी है। एक स्टैंडर्ड्स है IADSS। IADSS दैट इज इनिशिएटिव फॉर एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस स्टैंडर्ड्स। इतने सारे डेटा साइंस के रोल्स हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अलग अलग प्रोफाइल्स का क्या काम है डेटा साइंस में, एंड उनको क्या लर्निंग करनी चाहिए। तो बेसिकली एक इनिशिएटिव है स्टैंडर्ड्स सेट करने का कि हाँ क्या क्या प्रोफाइल्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड हर एक प्रोफाइल के लिए क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टडी एम्स टू गेन इनसाइट अबाउट द एनालिटिक्स प्रोफेशन इन द इंडस्ट्री एंड हेल्प सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग एनालिटिक रोल डेफिनेशन। क्लियर रोल्स रहेंगे, डिफाइंड रोल्स, उनके लिए क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है एंड क्या करियर एडवांसमेंट पाथ्स है। तो ऑब्वियसली आप भी एक डेटा साइंस प्रोफेशनल बनने वाले हो, तो वो भी आपका दिया हुआ है IADSS। तो डेटा के ऊपर आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हो ना, सब आपका दिया हुआ है टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 9 में। नाउ टॉपिक 9 किसके ऊपर है? मैंने आपको बोला आप मॉडल्स को यूज करोगे, तो मॉडल्स के बहुत सारे यूज केसेस आपके टॉपिक नंबर 9 में दिया हुआ है। तो टॉपिक 9 इज अबाउट मॉडल्स के यूज। सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा है? अगर आप देखोगे, मैंने सारा एक एक शीट में लिखा है, बट टॉपिक नंबर 9 मैंने 2 शीट्स पे लिखा है, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इन्होंने हर एक चीज में एप्लीकेशन दिया है। रिस्क मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई होगा, ठीक है, ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन द एरियाज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट बैंक्स कैसे यूज करेंगे एआई को। और इसमें ये तक लर्निंग आउटकम्स भी दिए हुए, क्या रिस्क है, मतलब अगर एक हेज फंड है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एआई को नहीं यूज कर रहा, तो उसके क्या रिस्क होने वाले हैं फ्यूचर में, वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, बिकॉज हर किसी को फ्यूचर में मशीन लर्निंग यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है। एआई को कैसे यूज करना है फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस में, मिडिल ऑफिस ऑपरेशंस में, बैक ऑफिस ऑपरेशंस में। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स कैसे यूज करेगी, वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लाइंट को ठीक से केटर करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए भी कैसे आप मशीन लर्निंग को यूज करोगे।
वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यूज केसेस ही यूज केसेस भरे हुए हैं। और दिखाता हूँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसे यूज करेंगे मशीन लर्निंग को। मतलब सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात हो रही है। जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो कैसे यूज करेंगी टेक्स्ट माइनिंग को, मतलब मशीन लर्निंग को। कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनीज जो है वो कैसे डिफॉल्ट प्रिडिक्शन करेंगे बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। क्लाइमेट रिस्क, ईएसजी स्कोरिंग, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। अगर आपको किसी कंपनी को ईएसजी स्कोरिंग प्रोवाइड करना है कि वो क्लाइमेट में कितना रिस्क में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कितना पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, या वो कितने सस्टेनेबल बिजनेस में है, उसके हिसाब से ईएसजी स्कोरिंग सबसे हॉट टॉपिक है आज की डेट में। उसके लिए भी आपको मशीन लर्निंग कैसे यूज करना है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे यूज केस है, यहां पर नहीं है। उसके अलावा स्टॉक सिलेक्शन में आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को कैसे यूज करना है। एसेट प्राइसिंग में आज तक हम ट्रेडिशनल तरीके से एसेट प्राइसिंग कर रहे हैं, अब सारे मॉडल्स चेंज हो रहे हैं। ब्लैक शोल्स का मॉडल है, राइट। ब्लैक शोल्स मॉडल के केस में हम लोग बोलते थे बहुत सारी एजम्पशंस होती है, तो बहुत ड्रॉबैक्स हैं उसके। आजकल ब्लैक शोल्स मॉडल की जगह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज हो रहा है ऑप्शन प्राइसिंग के लिए। ये पूरा मैंने मॉडल बना रखा है जो हम दिखाएंगे कि कैसे जो ट्रेडिशनल मॉडल्स है जो इतने 50 सालों से चलते आ रहे हैं वो सारे रिडंडेंट हो रहे हैं, उसकी जगह मशीन लर्निंग मॉडल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि एसेट प्राइसिंग में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन में कैसे यूज करेंगे, एसेट प्राइसिंग में कैसे यूज करेंगे। उसके अलावा और भी यूज केस है, और डिग भी कर रखा है। क्या डिग कर रखा है, ऑटो स्टॉक्स में कैसे यूज करेंगे, कमोडिटीज में कैसे यूज करेंगे, ठीक है, अल्फा कैसे जनरेट करेंगे। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्लाइमेट रिस्क के पर्सपेक्टिव से भी दिया हुआ है। सब कुछ कवर्ड है फ्रॉम एन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, हेज फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है वो कैसे अल्फा जनरेट करेंगे। तो सारा कुछ डिस्कस्ड है फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो टॉपिक 9 इज ऑल अबाउट यूज केसेस। टॉपिक 9 इज ऑल अबाउट यूज केसेस। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 9 दिया हुआ है। सबको क्लियर है ये? तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि डेटा आएगा, एक सोर्स पे ओरिजिनेट होगा, उससे वेंडर को जाएगा, वेंडर आगे उसको स्ट्रक्चर करके इंस्टीट्यूशंस को बेचेगा, इंस्टीट्यूशंस मॉडल्स बनाएंगे। मॉडल्स दो तरह के होते हैं, प्रिडिक्शंस, फोरकास्टिंग। प्रिडिक्शंस प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, या तो वाई बेस्ड ऑन एक्स, या कोई ग्रुप को, कोई एंट्री को आपको एक ग्रुप में प्रिडिक्ट करना है कौन से ग्रुप में जाना चाहिए। या आप फोरकास्टिंग करते हो जहां पे आप वैल्यूज को प्रोजेक्ट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रिडिक्शंस के अंदर आगे सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। मतलब जैसा लर्निंग वैसा मॉडल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए दो तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड के अंदर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज्ड के अंदर डायमेंशन और क्लस्टरिंग, डायमेंशन रिडक्शन और क्लस्टरिंग। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर मेरा y एक नंबर होता है, और अगर मेरा y एक कैटेगरी है तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करते हैं। जहां हम टाइम सीरीज डेटा को यूज कर रहे हैं वहां हम टाइम सीरीज मॉडलिंग करते हैं। सब में एडवांस्ड लेवल ऑफ एल्गोरिदम्स कवर्ड है, सच दैट डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब भी कवर्ड है। उसके अलावा एक तीसरा लर्निंग होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के अलावा, जहां पे एजेंट है, स्टेट्स है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, एक्शंस है, ऑप्टिमाइजेशन है, वहां पर हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग आएगा। डेटा जिसको देख के आप मॉडल्स बनाते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में, टेस्टिंग में, उसका यूज बताया। वैलिडेशन डेटा और टेस्टिंग डेटा को देख के हम ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम निकालते हैं, वो नहीं होना चाहिए मॉडल में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैलिडेशन पे तो परफॉर्म करता है, टेस्टिंग पे जाके परफॉर्म नहीं करता। और आपको मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी है तो आप टेस्टिंग डेटा पे चेक करते हो, उसके भी अलग से टॉपिक है। सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर मॉडल्स कैसे बनेंगे वो कवर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर भी आपको टेक्स्ट माइनिंग, सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द करिकुलम। राइट, इज द करिकुलम क्लियर? करिकुलम क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मैंने कोशिश की कि हाँ मैं एक सिलेबस को आपको आइडिया दे सकूं, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव यू एन इन डेप्थ व्यू कि क्या क्या चीजें कवर्ड है, बिकॉज ये बहुत बड़ा सिलेबस है। वो हम विद टाइम ही सीखेंगे। ठीक है, मैंने एक लाइव सेशन अटेंड किया था मोदी जी का 2019 में। मेरा मन था कि मैं वो वीडियो दिखाऊं, ये वीडियो कहीं है नहीं किसी के पास, मेरे पास है बिकॉज मैंने उस टाइम पे अटेंड किया था। ये मशीन लर्निंग के ऊपर उन्होंने एक डिस्कशन किया था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ कुछ क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूँ बीच बीच में से। पूरा वीडियो दिखाने का तो मतलब नहीं है, 40 मिनट्स का वीडियो है, कुछ कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ। तो आई होप आप इसको एक्नॉलेज करोगे। तो मैं एक बारी शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ विद साउंड, राइट।
तो प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर देना कि आपको प्रॉपर साउंड आ रही है कि नहीं. 1 सेकेंड. अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आप किस तरह से कृषि उपज को बढ़ाने, पानी की बर्बादी को रोकने और फर्टिलाइजर का सही इस्तेमाल करने में किसानों की मदद करेंगे. सर, हमने एक IoT डिवाइस बनाई है जिसमें कि हम कई सारे सेंसर्स का यूज करेंगे, एक फील्ड पे लगाएंगे उन सेंसर्स को, उसकी हेल्प से हम डेटा लेंगे. लाइक हमने DHT11 सेंसर का यूज किया है फॉर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. हम वो रियल टाइम में डेटा फैच करेंगे उन सेंसर्स का यूज करके, और उसके साथ साथ हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर का यूज करेंगे ताकि हम सॉइल की मॉइस्चर लेवल को ले पाए. और उसके साथ साथ सर हमने एक AI सॉल्यूशन बनाया है डेटा बेस पे, मतलब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स का अप्लाई करके. उन सॉल्यूशन के बेस पे हम फार्मर से उनके फील्ड की इमेज भी लेंगे. इन सभी के बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमारी जो क्रॉप है इसमें किस तरह की डिसीज है और हमें उसके लिए कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज करना चाहिए. इसके साथ साथ हम उन्हें ये भी बता पाएंगे कि हमें इस पेस्टिसाइड्स को इतनी मात्रा में अपनी फसल में उपयोग करना है ताकि ये फार्मर्स जो ज़्यादा या कम अमाउंट में यूज़ करते हैं, जो फसल में नुकसान होता है, उससे रोका जा सके. और जैसा कि हम जानते हैं कि ड्यू टू अनसर्टेन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन फार्मर्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तो हम अपने एप्लीकेशन में उन्हें ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में वेदर की कंडीशन क्या हो सकती है. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डेटा लेंगे सेंसर्स के थ्रू. क्या डेटा हमेशा ट्विटर पे ही आता है? नहीं, आप सेंसर से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, रियल टाइम ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का, एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, रेनफॉल प्रेडिक्शन कर रहे हैं. मुझे बताना ये कौन सा वाला एल्गोरिदम हुआ. हम लोगों ने सुपरवाइज्ड में 2 तरह के किए थे, रिग्रेशन किया था, क्लासिफिकेशन किया था. ये कौन सा वाला एल्गोरिदम हुआ जहां पर हम लोग रेनफॉल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कितना सेंटीमीटर का रेन होगा बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन ह्यूमिडिटी. तो ये कौन से वाले एल्गोरिदम के अंदर आएगा? दिस इज अ पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, डेफिनेटली दिस इज अ पार्ट ऑफ रिग्रेशन. तो आप सोचो, हम लोग इतना कुछ पढ़ते हैं एंड हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बट लोग, दुनिया क्या कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं. उस टाइम पे अराउंड 10th क्लास से लेकर 1st ईयर तक के लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कि उन्होंने मशीन लर्निंग के लिए क्या क्या टूल्स बनाए हैं. तो उन्होंने, मोदी जी ने ये इवेंट एड्रेस किया था कि इकोनॉमी में कैसे मशीन लर्निंग कंट्रीब्यूट कर सकती है, आपके पास क्या टूल्स है जो इकोनॉमी को हेल्प कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है एग्रीकल्चर का, कि हम लोग सेंसर से डेटा उठाएंगे और उसके बेसिस पे रेनफॉल प्रेडिक्शंस होगा. रेनफॉल प्रेडिक्शंस के बेसिस पे आप प्लान कर सकते हो कैसे आपको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है एंड आपकी क्रॉप्स खराब ना हो. नाउ दिस इज अ रियल वर्ल्ड चैलेंज. मैं यहाँ पे फाइनेंस की बात नहीं कर रहा. फाइनेंस के एग्जांपल तो पूरे करिकुलम में 200 घंटे पढ़ना ही है. मैं थोड़ा सा आपको नॉन फाइनेंस दिखाना चाह रहा था कि लोग कितना आगे जा चुके हैं एंड हम लोग तब भी सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ाई कर ली. एक्चुअल में बच्चे भी आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स और टूल्स को यूज करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं. और एग्जांपल दिखाता हूं. किसी को वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगा. पूरा सुनना इसको, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको यूट्यूब वगैरह में. ये मैंने उस टाइम पे अटेंड किया था इवेंट, तो इसलिए मेरे पास है. 1 सेकेंड. The computer is freezed. 1 minute. Yeah. जय जगन्नाथ सर, मेरा नाम प्रतिमा गौर है और मैं BM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सोनीपत से आई हूँ. मैं FIS इंडिया और CV रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टैक्स फ्रॉड हमारी कंट्री में बहुत ही गंभीर समस्या है. इसका सोल्यूशन फाइंड करने टैक्स फ्रॉड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि टैक्स फ्रॉड के लिए इन्होंने कुछ मशीन लर्निंग सॉल्यूशन बनाया है. के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्निक का यूज़ किया है. हम ML यूज़ कर कस्टम एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन करी है जिसमें हम रियल टाइम डेटा सेट को प्रोसेस करेंगे. रियल टाइम डेटा सेट में हमने जो एस्पेक्ट्स लिए हैं वो हैं एक इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली खर्चे, खाना पीना रहना, उसके बच्चों की पढ़ाई पर होने वाला खर्चा. इस सब की अमाउंट को कैलकुलेट कर हम एक प्लॉट करेंगे, क्लस्टर्स प्लॉट करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा डेविएटिंग पॉइंट जो होगा, उस क्लस्टर से बाहर जो पॉइंट होगा वो ये बताएगा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड बिहेवियर शो हो रहा है. अब प्रियांशु आपको क्लस्टरिंग मेथड के बारे में बताएंगे. नमस्कार सर.
बिफोर कमिंग टू क्लस्टरिंग मेथड, मैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको वर्किंग बताना चाहूँगा। हम यहाँ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज कर रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट द रियल टाइम डेटा। अब यहाँ पर हम आधार कार्ड एंड पैन कार्ड से लिंक्ड डेटा को यूज कर रहे हैं। Now before this data will pass into our K-means algorithm, and this will project some clusters. Suppose we have clusters like high income, mid income and low income. Like these clusters will compare to the tax reported file which is by the taxpayer. Now we have our results, that is label data. Now we will forward this label data to artificial intelligence interactive chatbot, which will used by the tax officers and tax officials to calculate the desired information. And now over to Pratima. सर, हमारे मॉडल के कुछ फायदे हैं, जैसे कि प्रियांशु ने आपको बताया कि हम रिजल्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। इन्हीं रिजल्ट को रिकॉर्ड कर कर हम आगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पास करेंगे, जो कि नेसेसरी एक्शंस ले पाएं अगेंस्ट द फ्रॉड्स। इसका दूसरा फायदा ये होगा, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग जो आज बहुत ज्यादा है वो कम हो जाएगी। अगर इसको मैं आम भाषा में बोलूं तो जहां आज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स को घर जाकर छापा मारना पड़ता है, वहीं वो हमारे मॉडल का यूज कर कर एक जगह पर बैठकर ये पता लगा सकते हैं कि इस जगह पर फ्रॉड होने की ज्यादा चांसेस है। इसका तीसरा और सबसे अहम फायदा ये होगा कि टैक्स पेयर्स की मात्रा बढ़ेगी। टैक्स पेयर्स की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगी। धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो टैक्स पेयर है, ये उनको संतोष देगा कि ये सरकार में बैठे टैक्स कलेक्ट करने वालों को संतोष देगा? ठीक है, तो ये टैक्स का एग्जांपल था जिसमें डिस्कस किया हुआ है। मेरे को बताओ कौन सा एल्गोरिदम का बात किया है यहाँ पर, सुपरवाइज्ड लर्निंग या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? कौन से एल्गोरिदम का बात किया? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का बेसिकली आपके आधार कार्ड से आपका डेटा लेंगे, आपको क्लासिफाई करेंगे क्लस्टर्स में, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप। अब आप सपोज हाई इनकम ग्रुप में जाते हो एज पर द डेटा, बट आप टैक्स पे करते हो लो इनकम ग्रुप जैसे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? टैक्स की चोरी कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। तो उस केस में आपके अंदर मतलब आपके ऊपर छापा पड़ेगा, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज वो जो टैक्स इंस्पेक्टर है वो इस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करके आइडेंटिफाई कर लेगा कि यू शुड बी इन द हाई इनकम सेगमेंट, तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए था, बट आप एक्चुअल में पे कर रहे हो कम। तो मैं जस्ट एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में कैसे कैसे टेक्निक्स बन रही है। ठीक है, पहले हमने एग्रीकल्चर का एग्जांपल देखा, फिर हमने टैक्स का एग्जांपल देखा। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। किसी को देखना है तो मैं ये एप्लीकेशन में डाल दूंगा वीडियो ये। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो है एंड जैसे मैंने बोला कहीं मिलेगा नहीं आपको, तो मैं इसलिए शेयर करना चाहता था फर्स्ट क्लास में। मैं डाल दूंगा इसको एप्लीकेशन में, आप सब लोग देख पाएंगे। सर, आजकल का जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुपोषण। सर, आजकल के बच्चे कुपोषण से शिकार होते हैं। सर, खास करके वो बच्चे कुपोषण से शिकार होते हैं जो कि आर्थिक दिक से उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो सर, और इसका रीजन ये होता है कि वो हम देश में जो नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर बना हुआ है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो सर, हमारा सोल्यूशन ये है कि हम नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर और जो चेकअप कैंप्स एनजीओ वगैरह है उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। तो जब एक एनजीओ एक एरिया का सर्वे करेगा तो वो अपना एक बच्चे का सारे डिटेल्स में वेट, हाइट, बीएमआई के साथ साथ फैमिली इनकम, और सर ऐसा हो ही सकता है कि एक एरिया में बहुत सारे रमेश हो, रोहित हो, तो इसके कारण उसका आधार कार्ड नंबर भी उसमें दे। और फिर मशीन लर्निंग के माध्यम से हम लोग कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरी में। एक होगा सीवियरली एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, एक होगा मॉडरेट एक्यूट मैल न्यूट्रिशन और एक होगा अंडर न्यूट्रिशन। सर, मुझे बताओ, यहाँ पे बोला है कि वेट को लेके, हाइट को लेके, फैमिली की इनकम को लेके हम लोग क्लासिफाई करेंगे माल न्यूट्रिशन कैटेगरीज में। तो मुझे बताओ ये कौन सा एल्गोरिदम हुआ? दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग?
सुपरवाइज लर्निंग, उसके अंदर भी कौन सा हुआ, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन? तीन क्लास का यहाँ पे बात किया, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज। तो मेरा आइडिया यही था कि मैं आपको तीनों एग्जांपल दिखाऊं। पहला एग्जांपल एग्रीकल्चर का, जहाँ रेनफॉल प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, वो मेरा रिग्रेशन था। फिर हमने दूसरा एग्जांपल किया क्लस्टरिंग का, विच इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड तीसरा किया सुपरवाइज्ड लर्निंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, वीडियो में शेयर कर दूंगा, पक्का से देखना इसको, बिकॉज आपको एक रियल वर्ल्ड इंसाइट्स मिलेंगे कैसे कैसे मशीन लर्निंग यूज हो रहा है, राइट? So this was all about the curriculum and the topics within that. Obviously बहुत डिटेल्स में इन सबको कवर करेंगे, बट मैंने एक आइडिया आपको दे दिया आप क्या चीजें पढ़ने वाले हो। नाउ आते हैं लॉजिस्टिक्स के ऊपर, मतलब कैसे हम लोग मटेरियल्स को यूज करेंगे, कैसे क्लासेस को यूज करेंगे, कैसे प्राइमर्स को देखेंगे, वो सब डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ नेक्स्ट इज, हम लोग सबसे पहले टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या यूज करने वाले हैं। वी विल बी यूजिंग MAPE approach of learning. MAPE approach of learning. M for, सबसे पहले आपको हर एक एल्गोरिदम का मैथमेटिकल इक्वेशन या स्टैटिस्टिकल इक्वेशन जो भी है वो सीखना होगा। क्या बहुत हाई लेवल का मैथ्स चाहिए? बिल्कुल भी हाई लेवल का मैथ्स नहीं चाहिए, ठीक है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ मैथ्स आना जरूरी है। आपको नहीं आता है तो उसके लिए हमारी प्राइमर वीडियोस है, उसमें मैं अभी आऊंगा। तो मैथमेटिकल इक्वेशन और यू कैन से स्टैटिस्टिकल कांसेप्ट्स, वो आप समझोगे। कोई भी जो टेक्निक यूज किया, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन यूज किया या कोई स्टैटिस्टिकल कांसेप्ट यूज किया है, वो उस एल्गोरिदम में सबसे पहले आपको समझने होंगे। दैट इज पार्ट ऑफ एम। ये जरूरी है समझना। ऑल्दो क्या हमारा एग्जाम मैथ्स ओरिएंटेड है, क्या हमारे एग्जाम में मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, ये सब से नहीं आने वाले बिल्कुल भी। ये करिकुलम में जो आपका स्टडी गाइड है उसमें लिखा हुआ है, जैसे बाकी करिकुलम्स है CFA, FRM, वो चीजें टेस्ट नहीं होती। बट यस, यहाँ मशीन लर्निंग को अगर आपको ठीक से समझना है एल्गोरिदम को, तो आपको हम पढ़ाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस को। आप समझेंगे तो बढ़िया है, नहीं समझेंगे तब भी आप एग्जाम पास कर सकते हैं, बिकॉज दीज विल नॉट बी टेस्टेड इन द एग्जाम, बट दीज आर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंडली, हम लोग एल्गोरिदम के स्पेसिफिक्स समझेंगे। बहुत सारे एल्गोरिदम करने वाले हैं, ऊपर में हमने डिस्कस किया, तो वो एल्गोरिदम के स्पेसिफिक्स समझेंगे। हर एक एल्गोरिदम का एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, कैविएट्स क्या है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज कर सकते, मतलब बेसिकली उसका थ्योरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑब्वियसली ये चीज टेस्ट होने वाली है एग्जाम में, एल्गोरिदम स्पेसिफिक्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस मैप अप्रोच, MAP, एल्गोरिदम स्पेसिफिक्स। P फॉर हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम होता है फाइनेंस का, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नॉर्मल MCQs, आइटम सेट एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स। तो सिंस हमारे एग्जाम में कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है, तो आपके लिए कीवर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है। आपको सिंस रिटर्न आंसर भी देना होगा, तो आपके लिए कीवर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो अलग से नोट्स डिक्टेट करके मैं आपको कीवर्ड्स लिखवाऊंगा। इंग्लिश वगैरह मैटर नहीं करती, क्लियरली लिखा होता है कि आपकी ग्रामर या आपकी इंग्लिश के ऊपर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आप कितने अच्छे से कीवर्ड्स को यूज करते हो उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि बेसिकली हम लोग CFA L3 में पढ़ते हैं, ठीक है। FRM में कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स नहीं है, बट CFA में होता है लेवल 3 में। तो वहां इंग्लिश मैटर नहीं करती, वहां पर आपके ग्रामर मैटर नहीं करती, वहां पर आपके कीवर्ड्स मैटर करते हैं, आपने क्या कंटेंट लिखा है। विच इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स FDP एग्जाम? CAIA। प्रद्युम्ना, आपने एक डिग्री का नाम सुना होगा, CAIA, चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, उन्होंने ही ये सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया है, FDP, फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल। E से हमें एग्जीक्यूशन समझना है। एग्जीक्यूशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड के लिए। हम लोग एग्जीक्यूशन किस किस में करने वाले हैं? एक्सेल में करेंगे और पाइथन में करेंगे, ठीक है। क्या हम R में एग्जीक्यूशन करेंगे? द आंसर इज नो। क्या हम SPSS में करेंगे? नहीं। इतनी सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं सब आपको नहीं सिखा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए है, जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, वो है पाइथन। तो पाइथन तो सीखना ही है।
एक्सेल जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, तो हम एग्जीक्यूशंस एक्सेल में करेंगे, पाइथन में करेंगे। क्या हैंड्स ऑन सेशन होंगे? यस, हैंड्स ऑन सेशन होंगे एक्सेल में भी और पाइथन में भी। क्या हैंड्स ऑन सेशन का यूज एग्जाम में है? एग्जाम में यूज नहीं है, बट हम लोग आपको करवाएंगे ताकि आप रियल वर्ल्ड के लिए भी प्रिपेयर्ड हो। तो हमारा जो मशीन लर्निंग का कोर्स होगा दैट इज नॉट ओनली फॉर एग्जाम, एग्जाम तो पास करना ही है, साथ ही साथ आपको रियल वर्ल्ड के लिए भी प्रिपेयर होना है। तो हम एग्जीक्यूशंस भी सीखेंगे एक्सेल में और पाइथन में। नाउ किसी का अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको मैथ्स में कुछ प्राइमर सेशंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे एंड वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल दिए गए हैं। ठीक है, ये प्राइमर्स के कोई चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम लोगों ने ऑलरेडी प्राइमर्स आपके करिकुलम वीडियोस एक्सेस में डाल दिया। तो अगर मैं कोर्सेज में जाऊंगा, यहाँ पर मैथ्स प्राइमर करके डाला हुआ है, उसमें फंक्शंस है, फंक्शंस की कुछ वीडियोस है, कैलकुलस है उसकी कुछ वीडियोस है, लीनियर अलजेब्रा है उसकी कुछ वीडियोस है। ठीक है, उसके अलावा आपको स्टैट्स आना चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी, उसकी कुछ वीडियोस है। ठीक है, तो मैथ्स प्राइमर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, विच इज अराउंड मेरे ख्याल से 30 आवर्स के आसपास होगा। जिसको मैथ्स से डर लगता है वो इसको कर लो। बच्चों की तरह मैथ्स नहीं करवाया हुआ कि जैसे 9th में या 10th में करते हैं, बहुत इंटरेक्टिव वे में, बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन से चीजों को समझाया हुआ है एंड एप्लीकेशंस के साथ समझाया हुआ है कि कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, वही हमारे काम का है। किसी को एक्सेल पाइथन नहीं आता तो डोंट वरी, उसके लिए भी हम लोग प्राइमर्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो एक्सेल का प्राइमर इज अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, मतलब यू जस्ट हैव टू पिंग मी। जो लोग मेरे से एफआरएम में एक्सेल कर चुके हैं वो तो कर ही चुके हैं, उनको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो लोग फर्स्ट टाइम एफडीपी में आ रहे हैं और जिनको एक्सेल में लगता है कि मुझको और अच्छे से आना चाहिए, तो एक्सेल का 20 आवर्स का प्राइमर और पाइथन का 15 आवर्स का प्राइमर, एक्सेल का अवेलेबल है ऑन रिक्वेस्ट एंड पाइथन का यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा का पूरा वो प्राइमर। वो आप दोनों देखेंगे तब आपको एक्सेल भी समझ में आएगा, पाइथन भी समझ में आएगा। सो ऑल द प्राइमर्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कोर्स। इसको क्या आपको अभी देखना है? अभी देखने का जरूरत नहीं है, आप क्लासेस स्टार्ट करो लाइव, साइमल्टेनियसली धीरे धीरे आप मैथ्स प्राइमर भी करते रहो, जहां आपको लगे कि मेरे को ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे आप एक्सेल और पाइथन के प्राइमर्स भी करते रहो, जहां पर हमारा एक्सेल इंप्लीमेंटेशन और पाइथन इंप्लीमेंटेशन के सेशंस होंगे। राइट, हमारा एग्जाम कब है? एग्जाम का विंडो 2 होता है, एक होता है अप्रैल, एक होता है अक्टूबर। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं अक्टूबर विंडो के लिए, हम आपको अप्रैल विंडो के लिए नहीं पढ़ा पाएंगे, बिकॉज आई विल टेक मिनिमम 5 months टू कंप्लीट द एंटायर करिकुलम। 5 महीने लगने वाले हैं, तो 5 महीने जो लगेंगे, मतलब अभी से लेकर आपका मई तक सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आप सबको अक्टूबर टारगेट करना है। अक्टूबर टारगेट करने के लिए आपको अभी रजिस्टर नहीं करना है, आपका विंडो खुलेगा अप्रैल में जाके, तो आप अप्रैल में रजिस्टर करोगे। पासिंग परसेंटेज क्या है? अराउंड मेरे ख्याल से 48% है, आई एम नॉट श्योर, बट इतना ही है ऑलमोस्ट भार्गवी एफडीपी का, फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल। ठीक है, तो सबको ये समझ में आ गया कि प्राइमर वीडियोस कैसे यूज करना है। आपको वेबसाइट में जाना है, ठीक है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आपको एक सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलता है, सारा वीडियोस आपको वेबसाइट में उसका लिस्ट मिलेगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर में जाके आप वो वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट पे क्लिक करोगे एंड कुछ भी आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, तो वो आप यहाँ पे जाके उसको लिख दोगे एंड योर क्वेरीज विल बी रिवर्टेड। डिफिकल्टी लेवल इज बिलो और डिफिकल्टी लेवल इज बिलो एफआरएम और मोर। ऐसे डिफिकल्टी लेवल बोलना डिफिकल्ट हो जाएगा भार्गवी। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल यू कैन से इट इज इन पार्लेंस विद सीएफए एंड एफआरएम बोथ, दोनों के साथ सिंक में ही है। राइट, नाउ एक चीज और समझो, जब आपने फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल में लॉग इन किया, लेट मी लॉग इन वंस, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है आप सब लोगों के लिए नेटवर्किंग करने के लिए। यहाँ पे एक डेडिकेटेड ग्रुप प्रोवाइड किया गया है जहां पर आप सब लोग आपस में चैट कर सकते हैं एंड हम लोग आपस में इसी में बात करने वाले हैं आज के बाद। आप यहाँ पर जाके इंडिविजुअली सी ऑल करके सारे पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट देख सकते हो। जैसे अभी मेरे कोर्स में अराउंड 73 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो वो सारे का लिस्ट आप देख सकते हो। आप सबको अपना सीवी अपलोड करना है ताकि हम उसको नेटवर्किंग की तरह यूज कर सके। सबको अपना क्वालिफिकेशन अपलोड करना है और एक्सपीरियंस अपलोड करना है। अभी नहीं किया हुआ बट आपको बाद में जाके करना है। किसी को 1-on-1 चैट करना है तो आप उस पर्सन से इंडिविजुअली चैट कर सकते हो। दिस इज प्योरली मेंट फॉर नेटवर्किंग, कि हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करें टू गेट द राइट जॉब।
ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी एक सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, नेटवर्किंग ग्रुप मैं इसको बोलता हूँ। ये नेटवर्किंग ग्रुप को ही हम आज के बाद यूज करेंगे एंड वी विल बी क्वाइट एक्टिव ऑन दिस एंड एक दूसरे की हमें हेल्प करनी है सच दैट एवरीवन गेट्स द राइट अपॉर्चुनिटी। इज दैट क्लियर? तो ये तो थोड़ा सा हो गया कि आपको वीडियोस को कैसे देखना है। ठीक है, ये तो एग्जाम सेक्शन है, कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्स जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ये हमारा सपोर्ट सेक्शन है जो हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उसके लिए, एंड ये मेरा चैट बॉक्स है जो नेटवर्किंग ग्रुप है बेसिकली, जहां पर हम सारे आपस में क्या करेंगे, नेटवर्क करेंगे। इज दैट क्लियर? उसके अलावा आपको एक डी फॉरम का एक्सेस दिया गया है, डिस्कशन फॉरम। मैं क्वेश्चन बैंक पे आ रहा हूँ, बुक्स पे आ रहा हूँ। एक डी फॉरम का आपको एक्सेस मिलेगा, डिस्कशन फॉरम, जहां पर आप सारे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करोगे एंड कोई ना कोई हमारी टीम में से उसको आंसर देगा। राइट, ऑल द क्वेश्चंस विल बी पोस्टेड ओवर हियर। आप यहाँ पे जाके क्वेश्चन पोस्ट करोगे, हम लोग उसका आंसर देंगे। अभी जो मैंने एफडीपी का पहला एक्सेल शीट आपको दिखाया है, वो एक्सेल शीट मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है ऑलरेडी। तो आप डी फॉरम पे जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज फाइंड द एक्सेल शीट कंटेनिंग चैप्टर वाइज लर्निंग आउटकम्स। तो सारे के सारे नोट्स यहाँ पे पिन करके शेयर किए जाएंगे। आज के बाद वी विल नॉट बी यूजिंग व्हाट्सएप। हम लोग व्हाट्सएप रखे हैं, उसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, बट हम लोग बात करने के लिए, नोट्स शेयर करने के लिए डी फॉरम पे पिन करेंगे और आपस में बात करने के लिए नेटवर्किंग ग्रुप को यूज करेंगे। ठीक है, सिंस हमारा जो ये कोर्स है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ ग्रुप एक्टिविटीज भी करें। सपोज हमने आपको मशीन लर्निंग में एक एल्गोरिदम सिखाया नाइव बेस, या हमने एक एल्गोरिदम सिखाया सिंपल रिग्रेशन। वो रिग्रेशन के यूज केसेस के ऊपर आप सबको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, आप सबको कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिसर्च करके उसके यूज केसेस के ऊपर या कुछ डेटा को लेके मॉडलिंग करके आपको दिखाना होगा। उसके लिए यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो आपको डी फॉरम में जाके दिखेंगे। बेसिकली हर एक ग्रुप 10 पार्टिसिपेंट्स का होगा, तो आपको 6-7 ग्रुप्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं एक ग्रुप में जाऊंगा, उसमें 10 लोग एडेड होंगे, वो 10 लोग आपस में चैट कर सकते हैं एंड आपस में डिसाइड कर सकते हैं उनको क्या चीज प्रेजेंट करनी है। प्रेजेंट इन द सेंस ऑब्वियसली यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन का सेशन नहीं होगा, बट दिस इज फॉर योर यूज, ताकि वो 10 लोग कुछ करें साथ साथ एंड उसको बाद में सीवी में शोकेस कर सके। हमें अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सब लोग जो यहाँ पे ग्रुप में है वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वो आपस में चैट कर सकते हैं। मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पर, मेरा उसका मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होता है। सपोज आई से हेलो, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो दिस इज एन इंटरेक्टिव चैट बॉक्स जो आपको यूज करना है। ऐसे 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए ग्रुप बनेगा, ग्रुप एक्टिविटी के लिए। वो 10 पार्टिसिपेंट्स को मिलके आपस में चैट बॉक्स को यूज करके क्या करना है, हर एक जो हम एल्गोरिदम करेंगे उसके ऊपर कुछ केस स्टडी बना के रखनी है। केस स्टडी बना के रखनी है, मतलब आपको कुछ ना कुछ यूज केसेस उसके आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बारे में लिखना है। या अगर आप कुछ मॉडलिंग करना चाहते हो, कुछ डेटा यूज करके अपने मॉडल को दिखाना चाहते हो, तो वो भी आप बना के प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सबने क्या रिप्लाई किया वो हमें यहाँ पे दिखता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो हमें नहीं दिखेगा। जो ठीक से पार्टिसिपेट करेगा और अच्छे से केस स्टडी सबमिट करेगा, मॉडल्स सबमिट करेगा खुद की तरफ से, हम तो सिखाएंगे, बट उसके अलावा 5 एग्जाम्पल और हो सकते हैं। जो भी ग्रुप एक्टिविटी में वो उसको सबमिट करेगा, उनको हम लोग अलग से सर्टिफिकेट देंगे, एक मशीन लर्निंग का फ्रॉम पिक्स टू टेल्स। आपको एफडीपी सर्टिफिकेशन तो मिलने वाला है ही, दैट इज एन एग्जाम बेस्ड सर्टिफिकेशन, बट आपको जो एक्स्ट्रा चीजें शो करनी है कि हाँ आपने प्रैक्टिकली चीजों को सीखा है, सिर्फ एग्जाम पास नहीं किया, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो चैट लॉग में एक्टिव है, जो लोग ग्रुप एक्टिविटी में ग्रुप में साथ में प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। मैंने जैसे बोला अराउंड 60-65 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 10 पार्टिसिपेंट का एक ग्रुप रहेगा, आपस में वो लोग चैट करेंगे एंड कुछ ना कुछ केस स्टडी या प्रेजेंटेशन बनाएंगे। 10 का एक ही प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, वो केस स्टडी सब मिलके बनाएंगे। केस स्टडी में क्या होगा, यूज केसेस लिखे होंगे उस टॉपिक के बारे में, या कुछ ना कुछ मॉडल्स होंगे जहां डेटा पे आपने काम करके दिखाया होगा, अदर देन व्हाट वी आर डूइंग इन सेशंस। ठीक है, तो ये आपको यूज करना है। ये सबको इसका एक्सेस मिलेगा जो भी एफडीपी में एनरोल्ड है। ये सारा लॉजिस्टिक्स क्लियर है, वेबसाइट वाला पार्ट। कोर्स कैसे एक्सेस करना है, सॉफ्टवेयर में सारा वीडियोस का लिस्ट आपको वेबसाइट में मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपको अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। 1 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल में जा रहा हूँ, कोर्सेज में जा रहा हूँ, तो हर एक टॉपिक के आपको क्लास नोट्स, वर्कबुक्स, जो भी एक्सेल शीट यूज किया है,
एंड प्रैक्टिस क्विज अगर हमने कुछ डाला हुआ है तो उसको भी आप एक्सेस कर पाओगे टॉपिक वाइज, राइट। इंफॉर्मेशन में बेसिकली अगर कोई गूगल ड्राइव का लिंक है तो वो हम यहाँ पे डालते हैं, जिस लिंक पे क्लिक करके आप उसके रिस्पेक्टिव नोट्स को ले सकते हो। वैसे नोट्स आपके क्लास नोट्स और वर्कबुक्स में आ जाएंगे, बट कुछ चीजें मेरे को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में डालनी है। सपोज मेरे को एक गूगल ड्राइव का लिंक देना है जिसमें मैंने ये मशीन लर्निंग वाली वीडियो डाली है मोदी की, राइट। तो उस केस में मैं इंफॉर्मेशन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख पाएंगे। तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगा, क्लासेस के बारे में, नोट्स के बारे में, एक्सेल शीट के बारे में, प्रैक्टिस क्विज के बारे में। नेटवर्किंग के लिए नेटवर्किंग ग्रुप है, और ग्रुप एक्टिविटी के लिए हमारा एक लैब है जहां पर 10-10 लोग असाइंड होंगे एंड सबको आपस में हर एक एल्गोरिदम पे रहेगा, रिग्रेशन पे भी रहेगा, लॉजिस्टिक पे भी रहेगा, सुपरवाइज्ड पे भी रहेगा, अनसुपरवाइज्ड पे भी रहेगा। हर एक एल्गोरिदम के लिए आपको कोई यूज केस प्रेजेंट करना है अदर देन व्हाट वी हैव टॉट यू, ठीक है, तभी तो मजा आएगा। तो हमने आपको एक यूज केस सिखाया, आप 10 अलग एग्जांपल्स उसके दिखा सकते हो एक यूज केस केस स्टडी में, या आप एक ही एग्जांपल दिखा सकते हो बट पूरा मॉडल लेके दिखा सकते हो उसका, कि हमने ये एक अलग डेटा लिया, उसमें मॉडल प्रेजेंट किया, ये उसका प्रेजेंटेशन है। उससे क्या है, आपका एक लॉग बन जाएगा, एंड में जाके आपके पास सीवी में शो करने के लिए कम से कम 15 पॉइंट्स होंगे, जिससे आपका सीवी भरा भरा लगेगा कि हाँ आपने ये चीजें करी हैं। और अगर आपको एम्प्लॉयर बोलेगा कि मुझे शो करो कि आपने क्या काम किया है, आप सभी लोग वो केस स्टडीज को शो कर सकते हो, ठीक है। आइडिया इंटरेस्टिंग लगा सबको? आइडिया इंटरेस्टिंग लगा? यस, ठीक है। तो अब सिंस अब मॉडलिंग वाले पार्ट में हम घुसने जा रहे हैं, इसीलिए मैं आज ये चीज आपको बता रहा हूँ कि आपको हर एक एल्गोरिदम में कुछ ग्रुप एक्टिविटीज करनी है। नाउ बात आती है क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल की। आपका जो फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल है उसमें आपको जो मटेरियल रेफर करना है दैट इज अ पेड मटेरियल। आपको बेसिकली जब आप एफडीपी के लिए एनरोल करते हो अलग से $100 पे करने पड़ते हैं मटेरियल के लिए, मतलब अराउंड 8,000 पे आपका लगेगा टैक्सेस वगैरह या कॉस्ट वगैरह मिला के। तो 8 से 9,000 पे आपका लगता है बुक्स को एक्सेस करने के लिए, बट वो लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी हम लोग स्पेंड कर चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको ये बुक चाहिए होगी इन फिजिकल कॉपी, तो हम आपको ये बुक का कुरियर प्रोवाइड करने वाले, मतलब इस बुक की फिजिकल कॉपी प्रोवाइड करने वाले हैं। कितने पेजेस की बुक है आपकी? 1052 पेजेस की बुक है, 1052 पेजेस। तो 1052 पेजेस की बुक हम आपको कुरियर करेंगे। हम किसी को भी सॉफ्ट कॉपी नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं, हर किसी को कुरियर ही लेना होगा, बिकॉज वी कैन नॉट शेयर सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस बुक बिकॉज दिस इज अ पेड बुक। हम इसका सॉफ्ट कॉपी नहीं शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली हमारा एथिकल इश्यूज हो जाएगा और वायलेशंस हो जाएगा फ्रॉम इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोग फिजिकल कॉपीज ही शेयर करेंगे इसकी। उसके लिए आपको कुरियर हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये बुक का। ये बुक आपका 1000 पेजेस का है, उसका प्रिंटिंग चार्ज, उसका स्पाइरल कॉस्ट और उसका कुरियर कॉस्ट हम लोगों ने एस्टिमेट किया है अराउंड 1500 रुपीज। 1500 रुपए के आसपास हमारा कॉस्ट लगेगा, बिकॉज 1000 पेजेस की बुक है, उसका स्पाइरल भी करना है एंड उसको ऑल ओवर इंडिया बोल रहा हूं मैं, कुरियर चार्जेस 1500 ऑल इंक्लूसिव लगने वाला है। तो ये बुक्स का एक्सेस लेने के लिए जो लोग एफडीपी का एग्जाम देना चाहते हैं वही लोग ये बुक का रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग नहीं देना चाहते उनको ये बुक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग देना चाहते हैं एग्जाम या सपोज अपने रेफरेंस के लिए इस बुक को लेना चाहते हैं, ठीक है, उन सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग पेमेंट लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको 1500 रुपीज पे करना है। ये पहले ही इन्फॉर्म किया गया था बिकॉज ये प्रिंटिंग, बिकॉज पहले हमारा सॉफ्ट कॉपीज देने का मन था चैप्टर बाय चैप्टर, बट हमें लगता है कि एग्जाम के लिए हार्ड कॉपीज देना जरूरी है। तो जो भी क्वेश्चन बैंक है और जो भी कोर मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा कुरियर के थ्रू। उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट, उसका स्पाइरल कॉस्ट एंड उसका कुरियर चार्जेस सब मिला के हमारा 1500 रुपए के आसपास आएगा, वो आपको पे करना है। पे करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं दूंगा, उस गूगल फॉर्म में अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, एड्रेस डालना है, एड्रेस आपको डिटेल में डालना है इंक्लूडिंग पिन कोड एंड ऑल, फोन नंबर डालना है और ट्रांजैक्शन नंबर जो भी आपने पेमेंट किया होगा कस्टम पेमेंट लिंक में जाके वो ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे डाल देना, तो हमारे पास सबका रिकॉर्ड आ जाएगा एंड विद इन द नेक्स्ट 1 वीक हम सबके बुक्स को कुरियर कर देंगे, राइट। तो ये रही बात बुक्स की। क्वेश्चन बैंक अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो क्वेश्चंस हम लोग खुद लिख के आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस लिखेंगे हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी कोई क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है, श्वेजर की बुक्स का हमारे पास एक्सेस नहीं है, इट्स वेरी कॉस्टली, अराउंड $850 का बुक्स है, ठीक है, तो 50,000 का तो बुक्स ही है, तो वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट।
हमारे पास उसका एक्सेस भी नहीं है, हम लोग क्वेश्चंस खुद से लिखेंगे। इन द मीन टाइम ये कोर मटेरियल आपको डेफिनेटली भेज दिया जाएगा। तो आपको स्टेप 1 पेमेंट करना है 1500 रुपए का। उस पेमेंट लिंक में एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होगा, वो सारा और अपना बाकी क्रेडेंशियल्स डाल के आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ये फॉर्म भी अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। धीरे धीरे करके, जैसे मैंने बोला, हम व्हाट्सएप ग्रुप से माइग्रेट करके नेटवर्किंग ग्रुप में जाएंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप व्हाट्सएप ग्रुप। हम चाहते हैं कि अपना एक नेटवर्किंग भी हो साथ साथ। नेटवर्किंग ग्रुप का फायदा क्या है कि सबका चैट्स भी दिखता है, आपस में सबका सीवी भी दिखता है, क्वालिफिकेशन भी दिखता है, एक्सपीरियंस भी दिखता है। तो वी हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट। वर्तमान का क्वेश्चन है कि एफडीपी के लिए 3-4 बुक्स मेंशन थी वेबसाइट में। यस वर्तमान, वेबसाइट में जो एफडीपी की बुक्स मेंशन है ना, वो बहुत हैपेजार्ड है। उनका कोई बुक है ही नहीं प्रॉपर, मतलब एक कोर मटेरियल है ही नहीं। उन्होंने क्या किया है, अलग अलग रिसर्च पेपर्स को उठा के कंबाइन कर दिया है। लेट मी शो यू। ये एक रिसर्च पेपर है, अलग है, ठीक है। आप नीचे जाएंगे, एक अलग ही रिसर्च पेपर मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, सारे रिसर्च पेपर्स को जो बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ब्यूटीफुली रिटन व्हाइट पेपर्स हैं, उनको कंबाइन करके बुक बनाई है। अलग से कोई इनका एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल नहीं है जैसे सीएफए का होता है या एफआरएम का होता है, बट हमने वो सारे के सारे व्हाइट पेपर्स, सारी की सारी बुक्स जो इन्होंने रेफर की है, सबको कंबाइन करके ही बनाया वर्तमान। तो वर्तमान का क्वेश्चन ये था कि 3-4 बुक्स मेंशन्ड है वेबसाइट में, क्या आपने सारा कुछ इंक्लूड कर दिया? यस, मैंने सारा कुछ इंक्लूड कर दिया है। मैंने एक प्रॉपर इंडेक्स भी बनवा दिया है। उनका एक इंडेक्स तक भी नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बोला पूरा स्कैटर्ड है हर एक रीडिंग, बट रीडिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट खराब है, कंटेंट बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छे अच्छे व्हाइट पेपर्स लिए हुए हैं, डेलॉयट के लिए हुए हैं, मूडीज के लिए हुए हैं, एसएनपी ग्लोबल के लिए हुए हैं। तो बहुत अच्छी जगह से, ऑथेंटिक सोर्सेज से व्हाइट पेपर्स लिए हुए हैं, वो डाले हुए हैं, बट सारे स्कैटर्ड थे। मैंने सबको कंबाइन करवा दिया है, पूरा इंडेक्स वगैरह बना दिया है, एंड मेरा 1052 पेजेस का बुक है। तो इसका कुरियर चार्जेस, इसका प्रिंटिंग चार्जेस, इसका स्पाइरल चार्जेस ही आपको बियर करना है। और मैं रेकमेंड करूंगा सबको ये लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी गुड रीड्स। और हम जब क्लास में करवाएंगे, आप इसके साथ ठीक से समझ पाओगे जब आपके सामने बुक रहेगा, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ लैक फील करोगे, ठीक है। जो लोग इंटरनेशनली हमसे पढ़ रहे हैं, वो लोग मुझे मैसेज कर देना। इंटरनेशनली में जो एक्चुअल कुरियर कॉस्ट आएगी आपके कंट्री के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। मैं अभी नहीं बता सकता एक जनरल प्राइस, बिकॉज हर एक कंट्री का अलग अलग कुरियर चार्जेस रहता है। बुक्स क्या कलर्ड रहेंगी या ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगी? बुक्स ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगी प्रद्युम्ना, बिकॉज आई कैन नॉट बियर हाई कलर्ड प्रिंटिंग का कॉस्ट, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर नेक टू नेक ही वर्क कर रहे हैं। हमारा कुरियर चार्जेस भी हमने नेगोशिएट किया कि हाँ 50 बुक्स का ऑर्डर आएगा तो हमारा कुरियर चार्जेस एक इकोनॉमी ऑफ स्केल पे कम हो जाएगा। इसके कारण ही हम 1500 रुपए में सब कुछ कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो अब वो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज मैं आपको लर्निंग पेडागोजी बता चुका हूं। एक बार मैं आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूं। हम लोग हर चीज के ऊपर, जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बोला, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या करता है? डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन टू ग्रुप्स। उसके लिए हम आपको एनिमेशंस दिखाएंगे ताकि आपको चीजें विजुअली दिखें, आपको मजा आए। आप खाली ऐसा नहीं है कि मैथ्स को देख रहे हो, आप खाली ऐसा नहीं है थ्योरी को पढ़ रहे हो, आप हर एक चीज को एक्सेल के थ्रू देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। क्लासिफिकेशन में एक और है सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसमें भी हमने क्या कर रखा है, पूरे विजुअलाइजेशन इंट्यूटिव टूल्स बनाए हुए हैं एक्सेल में आपको समझाने के लिए। तो द कोर्स विल बी वेरी मच इंट्यूटिव, इट विल बी वेरी मच प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। मैंने सेगमेंटेशन का बात किया तो यहाँ पे एक ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन का एग्जांपल दिखाया हुआ है कि हर एक सिटी को आप किस क्लस्टर में डालोगे, किस ज्योग्राफिकल क्लस्टर में डालोगे। सारे यूज केसेस हैं अलग अलग, वो यूज केसेस डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने टेक्स्ट माइनिंग का बात किया तो यहाँ पर मेरे पास फाइनेंशियल डेटा है जहां पर मैंने मैनेजमेंट कमेंट्रीज का डेटा लिया है और सेंटीमेंट लिया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट कमेंट का। एंड उसके बेसिस पे हम एक मॉडल बनाएंगे जो फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस आएगा उसको क्लासिफाई करके देगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको सेंटीमेंट के लिए दिखाया ही, जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी टेक्स्ट यूज हुआ है, उसमें जो टोकन्स है, जो वर्ड्स है, बेस्ट यूज हुआ है तो बेस्ट के बेसिस पे स्कोर अच्छा आया है, ठीक है। वर्स्ट वर्ड यूज हुआ है उसके बेसिस पे स्कोर कम आया है। तो ये सारी चीजें हम आपको एक्सेल में दिखाएंगे ताकि आप चीजों को समझ पाओ, बिकॉज काफी सारे लोगों को पाइथन जो है वो ब्लैक बॉक्स लगता है, और पाइथन में करना कुछ भी महाशय वाला बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। अल्टीमेटली कोर समझना बहुत डिफिकल्ट है, एक्सेल में समझना बहुत डिफिकल्ट है। एंड आप गूगल के 10 पेज सर्च कर लो, आप जो मर्जी दुनिया के कोर्स को ले लो, जो मर्जी बुक को सर्च कर लो, जो मर्जी यूट्यूब की वीडियो देख लो, आपको ऐसा एक्सेल शीट कहीं मिलेगा ही नहीं।
राइट। उसके अलावा एडवांस लेवल की बात करें, मैंने आपको डीप लर्निंग के बारे में बोला था, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो सब भी हमने एक्सेल में कवर किया है। सो दिस इज द लेवल ऑफ कवरेज दैट वी हैव डन इन एक्सेल, ताकि आप ठीक से चीजों को समझ पाओ। ओके, नाउ मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूं। भार्गवी का क्वेश्चन है कि क्या कोई नॉन कोर्स ऑप्टी इस बुक्स को ले सकता है? यस, आप बुक्स को ले सकते हो भार्गवी। मैं एक कस्टम पेमेंट लिंक अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाला हूं, आप सब लोग वहां पेमेंट कर देंगे। जो लोग पेमेंट करके वो फॉर्म को फिल कर देंगे, हमारे पास नेम एड्रेस आ जाएगा, हम सबको बुक्स को कुरियर कर देंगे, राइट। बट इतना इजी नहीं है खाली बुक को पढ़ के समझना, बिकॉज व्हाइट पेपर्स है, काफी टफ है। हम लोग आपको इजी करके देंगे, सब कुछ एक्सेल में साइमल्टेनियसली शो करके, ठीक है। और जिस किसी को एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए पिक्स टू टेल से, बिकॉज आप प्रैक्टिकल कोर्स भी कर रहे हो हमारे साथ, आप प्रैक्टिकली चीजों को सीख रहे हो, तो जैसे मैंने बोला, आपको ग्रुप एक्टिविटीज में हमेशा पार्टिसिपेट करना है, हमेशा प्रोजेक्ट्स को सबमिट करना है। प्रोजेक्ट कैसे रहेंगे? आपको हर एक एल्गोरिदम पे कोई केस स्टडी सबमिट करनी है जिसमें 10-12 यूज केसेस होंगे उसके, या आप कोई मॉडल ही सीधा प्रेजेंट करोगे जिसमें आपने डेटा पे काम करके दिखाया है। और सब चीजों के लिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म ऑलरेडी दिखा दिया, सब चीजें वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको बेस्ट यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपका ओरिएंटेशन सेशन है। क्लासेस हमारा वीक में 2 बार ही होगा, एक वीक डे को होगा, एक वीकेंड को होगा। वीकडे वीकेंड, वीकडे जनरली वेंसडे रहने वाला है, शाम को ही होगा क्लास, ताकि ऑफिस गोवर्स भी उसको ज्वाइन कर सके। और एक वीकेंड को होगा सैटरडे या संडे, प्रेफरेबली संडे है मेरा मन, बट कई बार मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होते हैं तो उस दिन सैटरडे को होगा, राइट। 2 बैच साइमल्टेनियसली रन होने वाले हैं, एक इंग्लिश बैच होगा और एक इंग्लिश बैच होगा। इंग्लिश बैच पूरा मैं लूंगा, वो स्लो चलेगा, उसमें डिक्टेशंस वगैरह होंगी, प्योर इंडियन स्टाइल में होगा। और जो इंग्लिश बैच होगा वो मेरे पार्टनर सत्या प्रिया लेंगे, वो थोड़ा सा क्रिस्प होगा, उसमें डिक्टेशंस वगैरह नहीं होंगी, एंड वो बहुत फास्ट चलने वाला है। तो आपको जो बैच में एनरोल करना है, जो हमारा इंग्लिश बैच है वो लाइव नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग सबको अवेलेबल रहेगा जिसने इंग्लिश बैच के लिए ऑप्ट किया है। जो इंग्लिश बैच है वो आपका लाइव रहेगा, जैसे आज हम सेशन कर रहे हैं लाइव, बट इंग्लिश बैच विल बी रिकॉर्डेड, बिकॉज सत्याप्रिया इज इन यूएस, तो वो अपने टाइम के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो लाइव प्रोवाइड करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। दोनों का कंटेंट एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, द ओनली डिफरेंस इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द यू कैन से द स्टाइल ऑफ टीचिंग। डिक्टेशन वगैरह इसमें रहेगा, वहां डिक्टेशन वगैरह नहीं रहेगा, बिकॉज इंग्लिश ऑडियंस के लिए हम बहुत क्रिस्प कोर्स को रखेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? यस यस, इंग्लिश बैच भी रिकॉर्डेड होगा, उसके रिकॉर्डिंग्स आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं सेशन को ड्रैग नहीं करता हूं, बिकॉज इसका रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। आपके बाकी जो भी क्वेश्चंस है आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अभी 2 चीजें शेयर करने वाला हूँ इमीडिएटली। एक तो गूगल फॉर्म में आपको ट्रांजैक्शन नंबर भी डालना है, अदरवाइज मैच करना डिफिकल्ट होगा। और दूसरा कस्टम पेमेंट लिंक में आपको 1500 रुपीज पे करने हैं, और गूगल फॉर्म में आपको वो ट्रांजैक्शन नंबर लिखना है, अपना एड्रेस वगैरह डालना है। हम लोग कल से ही बुक्स को कुरियर करना शुरू कर देंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज पहला सेशन था, ओरिएंटेशन सेशन। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा दैट विल बी ऑन संडे। संडे को मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ? संडे को मैं आपको पूरा पाइपलाइन सिखाने वाला हूँ कि एक रिग्रेशन मॉडल का क्या पाइपलाइन होता है, क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज का क्या पाइपलाइन होता है। उससे आप एक्नॉलेज कर पाओगे एंड टू एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा टू मॉडल डेवलपमेंट टू मॉडल चेकिंग, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उससे आपको करिकुलम को नेविगेट करना इजी होगा बाद में। तो हम लोग डेटा प्रिपरेशन के ऊपर नेक्स्ट सेशन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑन संडे। थैंक यू।